फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 221 द्वार आय। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 221 गेट्स ऑफ आय। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आदित्य को नहीं पता कि उसने कितने समय तक महान ऋषि नाग का पीछा किया। आदित्य महान ऋषि नाग का पीछा करना बंद नहीं करने वाला था जब तक कि कोई वास्तव में उसका रास्ता न रोके। आदित्य को नहीं पता कि उसने बिना सोचे समझे पोर्टल में प्रवेश क्यों किया। सबसे पहले आदित्य केवल महान ऋषि नाग को अपनी आंखों से देखने के लिए केंद्रीय क्षेत्र में आया था, लेकिन जब वह केंद्रीय मैदानों में पहुंचा तो पोर्टल को देखकर बिना ज्यादा सोचे समझे ड्रैगन सम्राट ने सीधे छलांग लगा दी, बिना इस बात की परवाह किए कि वह खुद को किस मुसीबत में डाल रहा है। अंतरिक्ष में उड़ते समय आदित्य ने अंतरिक्ष में कई चीजें तैरती देखीं। इस अंतरिक्ष में कई अजीबोगरीब और अनोखी चीजें तैरती हुई थीं। उदाहरण के लिए, अभी 1 मिनट पहले ही उसने सोने से भरा 15 मीटर का क्षुद्रग्रह अपने रास्ते में आते देखा था। आदित्य ने बिना ज्यादा सोचे समझे उस विशाल क्षुद्रग्रह को अपने अंतरिक्ष वलय में डाल दिया। वह इतनी बड़ी मात्रा में मुफ्त सोना लेने से क्यों मना करेगा। आदित्य को अपना ड्रैगन महल बनाने के लिए सोने के एक बड़े टुकड़े की जरूरत थी। दूर से महान ऋषि नाग का पीछा करते हुए आदित्य ने अपने रास्ते में तैरती हुई कोई भी कीमती धातु या उपयोगी वस्तु उठा ली। ये स्थान दुर्लभ और अनोखी चीजों से भरा हुआ था। अगर उसे महान ऋषि नाग का पीछा करने की जरूरत न होती तो आदित्य इस स्थान में मौजूद सभी उपयोगी चीजों को इकट्ठा करना शुरू कर देता। अनुसरण की बात करें तो पहले आदित्य को थोड़ी चिंता थी कि महान ऋषि सांप का अनुसरण करने वाले शीर्ष 5वें क्रम के प्राणियों में से कोई भी उसे महसूस कर पाएगा। आदित्य एक संवेदी प्रकार का साधक था। जब उसका ड्रैगन वंश दिव्य क्रिम्सन स्टॉर्म ड्रैगन में विकसित हुआ तो उसकी इंद्रियां बहुत तेज हो गई थीं और उसने बहुत बड़ी दूरी तय की थी। हालांकि आदित्य की चिंताएं बिल्कुल भी जरूरी नहीं थीं क्योंकि वह उस दायरे से बाहर था। सौभाग्य से आदित्य के लिए महान ऋषि सांप का पीछा करने वाले प्राणी संवेदी प्रकार के साधक नहीं थे। आदित्य ने 30 मिनट से ज्यादा समय तक महान ऋषि नाग का पीछा करना जारी रखा। आदित्य को पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत चुका था। वर्तमान में उसे 1 सेकंड भी 1 मिनट जैसा लग रहा था क्योंकि उसकी गति इतनी भयानक स्तर पर पहुंच गई थी। इस अंधेरे स्थान में होने के कारण आदित्य को समय जानने में भी मदद नहीं मिली क्योंकि वह ये नहीं बता पा रहा था कि बाहर दिन है या रात। ऐसा लगा कि अनंत काल तक पीछा करने के बाद आदित्य ने आखिरकार दूसरी तरफ से सूरज की रोशनी देखी। जैसे ही वह सुनहरी रोशनी के पास पहुंचा उसने एक बार फिर एक पोर्टल देखा जो बहुत तेजी से बंद हो रहा था। ये जानते हुए कि अगर वह समय पर नहीं पहुंचा तो वह हमेशा के लिए इस अंधेरे स्थान में फंस सकता है, आदित्य ने अपनी गति अधिकतम तक बढ़ा दी। धमाका। इस बार आदित्य ने अपने रास्ते में आने वाली किसी भी उपयोगी वस्तु को रोकने की जहमत नहीं उठाई। जब वह अपनी पूरी गति से आगे बढ़ा तो उसके रास्ते में आने वाली कोई भी वस्तु आदित्य के हाथों से निकलने वाली शक्तिशाली क्रिम्सन लाइटनिंग बोल्टों द्वारा नष्ट कर दी गई। जैसे ही पोर्टल बंद होने वाला था और 10 मीटर आकार से 1 मीटर आकार का हो गया था, आदित्य ने खुद को पोर्टल से बाहर निकालने में मुश्किल से कामयाबी पाई, इससे पहले कि वह खुद को उस जगह में बंद कर लेता। उस अंधेरे स्थान में अपना बाकी जीवन बिताने के बारे में सोचकर आदित्य कांपने लगा। अगर उसे उस अंधेरे स्थान में रहने के लिए मजबूर किया गया जहां सूरज की रोशनी नहीं थी तो वह किसी भी तरह से स्वस्थ नहीं रह पाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अपने विचारों को शांत करने के लिए 1 सेकंड का समय लेते हुए आदित्य ने अपने सामने की जगह पर ध्यान केंद्रित किया। उसने खुद को 2 विशाल दरवाजों के ठीक सामने खड़ा पाया। विशाल दरवाजे बिना 1 इंच भी हिले आसमान में खड़े थे। दोनों दरवाजे लगभग 500 मीटर बड़े दिखाई दे रहे थे। दरवाजे को सुनहरे रंग से रंगा गया था। दोनों दरवाजों के शरीर पर हजारों मानव जैसे दिखने वाले राक्षसों की एक बड़ी पेंटिंग थी जो घुटनों के बल बैठे हुए हवा में तैर रहे एक चमकदार मोती की पूजा कर रहे थे। इस पेंटिंग के चारों ओर कुछ प्राचीन भाषा में शब्द लिखे हुए थे जिन्हें आदित्य समझ नहीं पाया। पेंटिंग के चारों ओर लिखे शब्द रून जैसे लग रहे थे, लेकिन आदित्य जानता था कि ये शब्द रून नहीं थे। पेंटिंग के चारों ओर प्राचीन शब्द और चिन्ह लाल रंग से बनाए गए थे। विशाल स्वर्णिम दरवाजों के चारों ओर स्वर्णिम चमक थी। इतनी दूरी से भी, स्वर्णिम दरवाजों को छुए बिना भी आदित्य को इस दुनिया में कुछ भी महसूस नहीं हुआ, यहाँ तक कि एक शिखर 7वीं श्रेणी का साधक भी इन 2 दरवाजों को धक्का देकर नहीं खोल सकता। दरवाजा खोलना तो दूर, इन 2 स्वर्णिम दरवाजों को 1 इंच भी हिलाना असंभव होगा। आदित्य सोने के दरवाजों से लगभग 1900 मीटर दूर था। वह इतनी बड़ी दूरी से सोने के दरवाजों पर लिखी और खींची गई चीजें सिर्फ इसलिए देख पा रहा था क्योंकि आदित्य बहुत पहले ही इंसान की हदों को पार कर चुका था और अब उसे औसत इंसान के मानकों पर नहीं मापा जा सकता था। सुनहरे दरवाजे के ठीक सामने कुछ प्राणी खड़े थे। महान ऋषि सांप के अलावा कुछ अन्य रहस्यमय शिखर 5वें क्रम के साधक थे जो काले लबादे पहने हुए थे और अपने चेहरे को काले लबादे के नीचे छिपा रहे थे। इस रहस्यमय समूह में आदित्य ने जिस एकमात्र व्यक्ति को पहचाना वह उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य का सम्राट था। आदित्य इस व्यक्ति को उसके शरीर में प्रवाहित ड्रैगन रक्तरेखा को महसूस करने में सक्षम होने से पहचानने में कामयाब रहा।
एक ड्रैगन सम्राट के रूप में आदित्य आसानी से समझ सकता है कि किसी साधक या प्राणी में ड्रैगन रक्तरेखा है या नहीं। आदित्य को उम्मीद नहीं थी कि जिम्मट यहाँ होगा। महान ऋषि नाग के अलावा वहाँ 5 लोग थे जो काले लबादे पहने हुए थे और अपने चेहरे को काले हुड से ढंके हुए थे। उनमें से प्रत्येक शीर्ष 5वें क्रम का साधक था। 5 रहस्यमय साधकों में से एक साधक महिला लग रही थी। आदित्य ये बात तब बता पाया जब उसने महिला के सुडौल शरीर को देखा। काला लबादा भी उसके सुडौल शरीर को नहीं छिपा सका। वे सफ़ेद पंख, सफ़ेद ड्रैगन राजा के सफ़ेद पंखों को देखकर आदित्य के मन में एक हलचल सी मच गई। कुछ ही दिन पहले म्यूटेंट फायर चींटी रानी को जय नामक व्यक्ति ने मार डाला था, जिसकी पीठ पर सफ़ेद फरिश्ते जैसे पंख थे। जय के पंख सफ़ेद हैं जो उसे एक देवदूत की तरह दिखाते हैं। जब भी वह उन सफ़ेद पंखों का इस्तेमाल करके उड़ता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे उसके सफ़ेद पंख हल्के से चमकते हैं और एक पवित्र आभा बिखेरते हैं। जब आप उसके सफ़ेद देवदूत जैसे पंख देखेंगे तो आपको जय की असली पहचान पता चल जाएगी। इस दुनिया में उसके अलावा किसी के पास इतने खूबसूरत पंख नहीं हैं। ये वो शब्द थे जो म्यूटेंट फायर चींटी रानी ने अपनी डायरी में लिखे थे, जो उसने अपनी मौत से पहले लिखी थी। जिम्मुट के सफ़ेद फरिश्ते जैसे पंखों को देखकर आदित्य के दिल में एक अजीब सी भावना हुई। जय और जिम्मुट, इन दोनों के नाम भी जय से शुरू होते हैं। व्हाइट ड्रैगन सम्राट पवित्र जादू का इस्तेमाल करने में माहिर है। स्कारलेट ने मुझे बताया कि जय भी पवित्र जादू का इस्तेमाल करने में माहिर था। भले ही व्हाइट ड्रैगन किंग जय था या नहीं, भले ही व्हाइट ड्रैगन किंग ब्लैक टूम के लीग का हिस्सा था या नहीं, जब आदित्य ने दक्षिणी क्षेत्र में पैर रखा था तब व्हाइट ड्रैगन किंग और ब्लैक ड्रैगन किंग दोनों ही उसके दुश्मन बन गए थे और आदित्य के निशाने पर आ गए थे। योजक चिन्ह पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारा पीछा करता हुआ यहाँ तक आ गया है। श्वेत ड्रैगन राजा ने कनखियों से आदित्य की ओर देखते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कीमिया की देवी का पति हमारा पीछा करेगा। ये भी अच्छी बात है, चूंकि आदित्य हमारी भविष्य की हिट लिस्ट में था। इस युवक को अभी मार देना और उससे उसका मुकुट छीन लेना कोई बुराई नहीं होगी। एक और रहस्यमयी व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अगर ऐसा है तो हम चारों मिलकर उससे मुकाबला कर सकते हैं। मैं अंदर जाकर वह मोती ले आऊंगा। जब जिम्मुट और उसके साथी द लीग ऑफ टूम के सदस्य आपस में बात कर रहे थे तो ग्रेट सेज स्नैक उनकी बातचीत सुन रहा था। कोई नहीं जानता था कि यह बुरा और चालाक सांप उस समय क्या सोच रहा था। ग्रेट सेज स्नैक ने अपनी पुरानी लाल जीभ निकाली और अपने होंठ चाटे जैसे कि वह किसी स्वादिष्ट भोजन की तैयारी कर रहा हो। मुझे लगता है कि आप लोगों के पास सुनहरे दरवाजे खोलने के लिए ज़रूरी चाबी है। जिम्मुट ने अपना सिर हिलाया और कुछ दिन पहले ईथरियल एम्पायर से चुराई गई चाबी निकाली। जैसे ही चाबी निकाली गई, चाबी बहुत तेज चमकने लगी। आसमान से आ रही सफ़ेद रोशनी इतनी तेज थी कि किसी के लिए भी चाबी का आकार देखना असंभव हो गया था, जो थोड़ा बदलने लगा था। चाबी कुछ सेकंड तक हवा में तैरती रही, फिर उसे सुनहरे दरवाज़ों की ओर खींचा गया। जैसे ही चाबी सुनहरे दरवाज़ों के संपर्क में आए, 500 मीटर ऊंचे विशाल सुनहरे दरवाजे जो इस जगह पर न जाने कब से खड़े थे, कंपन करने लगे। ये देखकर हर कोई पीछे हट गया, यहाँ तक कि महान ऋषि सांप भी पीछे हट गया। कंपन तीव्र होने लगा। 1 या 2 सेकंड बाद जोरदार धमाके के साथ सुनहरे दरवाजे खुल गए और एक पूरी तरह से अलग दुनिया सामने आई। सुनहरे दरवाज़ों के पीछे क्या छिपा था, ये देखकर एक पल के लिए भी हर किसी के चेहरे पर लालच की झलक दिखी। यहाँ तक कि 6ठे क्रम के महान ऋषि नाग भी चौंक गए। हालांकि महान ऋषि नाग ने सुना था कि स्वर्ण द्वारों के पार की दुनिया खजानों से भरी हुई है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उससे 15 मीटर से भी कम दूरी पर स्थित खजाने की भूमि इतनी समृद्ध और इतनी आकर्षक होगी। यहाँ तक कि एक मध्य 6ठे क्रम के साधक के लिए भी, जो अनगिनत वर्षों से रह रहा है और इस दुनिया में लगभग सब कुछ देख चुका है, महान ऋषि नाग अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सका। हालांकि सभी की कल्पनाएं और जंगली सपने अल्पकालिक थे, क्योंकि जैसे ही सुनहरे दरवाजे खुले और ताज़ी हवा खजाने की भूमि में प्रवेश कर गई, हवा में बदलाव महसूस करने वाला एक प्राणी धीरे धीरे हिलने लगा। वह प्राणी अनगिनत सालों तक धरती पर पड़ा रहा। वह प्राणी इतना विशाल था कि जब वह जमीन पर लेटा तो दूसरे लोग उसे एक विशाल पर्वत के रूप में सोचते थे। वास्तव में अनगिनत साल हो गए हैं जब उस प्राणी ने अपना शरीर 1 इंच भी हिलाया था। अचानक खजाने की भूमि में सोए हुए प्राणी ने अपनी आंखें खोलीं, जिससे 2 सुनहरे जोड़े पुतलियां दिखाई दीं। चूंकि वह प्राणी अनगिनत सालों से 1 इंच भी नहीं हिला था, इसलिए उसका पूरा शरीर धूल और पत्तियों से ढका हुआ था। जैसे ही प्राणी ने अपनी आंखें खोलीं, उसके शरीर को ढकने वाली सारी धूल और पत्ते हिंसक रूप से कंपन करने लगे। निषिद्ध खजाने की भूमि के द्वार खोलने की हिम्मत कौन करता है? योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 222 द्वार 2। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम।
222 गेट्स ऑफ 2 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। निषिद्ध खजाने की भूमि के द्वार खोलने की हिम्मत कौन करता है? सभी ने एक तेज आवाज सुनी। वह आ रहा है। ब्लैक टूम के लीग के सदस्यों को अनदेखा करते हुए ग्रेट सेज स्नैक टाइटन गार्जियन से मिलने के लिए फॉरबिडन ट्रेजरलैंड में घुस गया। टाइटन गार्जियन और ग्रेट सेज स्नैक दोनों ही मध्य छठे क्रम के साधक थे। अगर दोनों पावरहाउस बाहर लड़ते तो वे पूरे महाद्वीप को नष्ट कर सकते थे। यही कारण है कि ग्रेट सेज स्नैक टाइटन गार्जियन से लड़ने के लिए फॉरबिडन ट्रेजरलैंड में घुस गया। निषिद्ध खजाना भूमि वेस्टर्निया महाद्वीप से बड़ी थी। साथ ही निषिद्ध खजाना भूमि के कानून अधिक मजबूत हैं, जिसका अर्थ है कि उन सुनहरे दरवाजों से परे की दुनिया दो मध्य छह क्रम की ताकतवर शक्तियों के बीच लड़ाई देखने के लिए पर्याप्त मजबूत थी। यदि कोई शीर्ष 4 क्रम का साधक 6 महाद्वीपों या 6 महाद्वीपों के आसपास के महासागरों में कहीं भी सबसे मजबूत हमलों में से एक का उपयोग करता है, तो साधक का हमला एक छोटे से पहाड़ को नष्ट करने में सक्षम होगा। लेकिन मुख्य महाद्वीप या निषिद्ध खजाना भूमि में वही साधक का हमला ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा। चूंकि मुख्य महाद्वीप और निषिद्ध खजाना भूमि के कानून अधिक मजबूत हैं, इसलिए एक छोटे से पहाड़ को नष्ट करने के लिए अधिक शक्ति की आवश्यकता होगी। महान ऋषि सर्प के निषिद्ध खजाने की भूमि में प्रवेश करने के ठीक बाद उसकी मुलाकात टाइटन गार्जियन से हुई, जो अनगिनत शताब्दियों से सो रहा था और अपनी बाहों को अपनी छाती पर मोड़े हुए खड़ा था। मुझे टाइटन से आखिरी बार मिले कितने साल हो गए हैं। ग्रेट सेज स्नैक प्राचीन काल का प्राणी था। उसके समय में भी टाइटन बहुत दुर्लभ हो गए थे। प्रेत सुरंग से निकलने के तुरंत बाद ग्रेट सेज स्नैक ने अपनी इंद्रियां फैलाईं। उसने इस नई दुनिया के बारे में कई आश्चर्यजनक और निराशाजनक बातें खोजी थीं। उन निराशाजनक चीज़ों में से एक सभी 6 महाद्वीपों से टाइटन का विलुप्त होना था। हो सकता है कि मुख्य महाद्वीप पर अभी भी कुछ टाइटन बचे हों, ग्रेट सेज स्नैक को यकीन नहीं है। यह आखिरी बार भी है जब आप किसी प्राणी को देखेंगे जिसके साथ आप निषिद्ध भूमि में प्रवेश करते हैं, उसे मरना होगा। टाइटन अनगिनत वर्षों से इस विमान की रखवाली कर रहा है। अनगिनत वर्षों में केवल 6 बार सुनहरे दरवाजे खोले गए। उन दिनों टाइटन संरक्षक द्वारा सभी घुसपैठियों को मार दिया गया था। आपको देखना होगा कि चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। निषिद्ध खजाना भूमि खजाने की भूमि थी। यहाँ तक कि इस विमान के मानक के अनुसार सामान्य माना जाने वाला खजाना भी बाहरी दुनिया में सबसे दुर्लभ गुणवत्ता वाले खजानों में से एक माना जाएगा। कुछ किंवदंतियों और मिथकों में कहा गया था कि जो कोई भी निषिद्ध खजाना भूमि में प्रवेश करने में कामयाब होता है, वह इस पूरी दुनिया का सम्राट बन जाएगा। इस जगह में किसी भी व्यक्ति को इस ग्रह पर सबसे मजबूत प्राणियों में से एक बनाने की शक्ति थी। महान ऋषि सांप ने अपना मुंह खोला और अपने मुंह पर बड़ी मात्रा में मन को संघनित करना शुरू कर दिया। उसके मुंह के सामने एक हरे रंग का ऊर्जा गोला संघनित होने लगा। संरक्षक टाइटन ने ग्रेट सेज स्नैक के हमले को पूरा करने का इंतजार नहीं किया। 200 मीटर से ज्यादा लंबे टाइटन ने अपने स्टोरेज रिंग से 100 मीटर बड़ा कटाना खरीदा, जो अपने आप में बहुत बड़ा था। 100 मीटर बड़ा कटाना जंग से ढका हुआ था, जिससे पता चलता है कि इस हथियार का इस्तेमाल अनगिनत सालों से नहीं हुआ है। जंग से ढके होने के बावजूद ये कटाना एक पीक 6 स्टार हथियार था। हजारों सालों तक इस्तेमाल न किए जाने के बाद भी कटाना ने अपनी पूर्व शक्ति बरकरार रखी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। महान ऋषि नाग ने अपने मुंह से हरे प्रकाश की एक विशाल किरण छोड़ी, जिसे टाइटन संरक्षक ने अपने कटाना का उपयोग करके रोक दिया। बूम! तुम बेवकूफ सांप, मुझे लगता है कि तुम भूल गए हो कि टाइटन्स इस ग्रह पर सबसे मजबूत प्राणियों में से एक हैं। संरक्षक टाइटन इस बात से नाराज था कि यह बड़ा सांप खुद को कुछ बड़ा शख्स समझता था, जबकि उसी शक्ति और साधना वाले टाइटन के सामने ये बड़ा सांप कुछ भी नहीं था। संरक्षक टाइटन ने अपना दाहिना पैर ऊपर उठाया और फिर जमीन पर पटक दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके नीचे की दरार में दरार पड़ने लगी। धमाका! अगले ही पल महान ऋषि सांप को लगा कि कुछ आ रहा है। वह तुरंत समय रहते रास्ते से हट गया। जमीन से हजारों की संख्या में धातु की कीलें निकल आई थीं। हर कील बहुत नुकीली थी और 50 से 100 मीटर लंबी थी। महान ऋषि सर्प ने अपने मुंह से उगलती ज्वाला की एक विशाल लहर के साथ संरक्षक टाइटन पर हमला किया। जबकि दोनों मध्य 6 क्रम साधक एक दूसरे से लड़ रहे थे, आदित्य धीरे धीरे सुनहरे द्वार के पास पहुंचा और उसकी नज़र ब्लैक टूम लीग के सदस्यों पर बनी रही। आदित्य को अपनी ओर आते देख जिममुट की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। अब तक सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि योजना बनाई गई थी, सिवाय एक परेशान करने वाली मक्खी की मौजूदगी के, जो उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई। अनुभव से जिममुट को पता था कि आदित्य की वजह से पिछली बार जब वे चाबी हासिल करने गए थे तो उन्हें अपनी योजना बदलनी पड़ी थी। इस जगह पर आदित्य की मौजूदगी एक बार फिर उनकी योजनाओं को बिगाड़ सकती थी। इसलिए जिममुट ने एक योजना बनाई। तुम चारों अंदर जाओ और पल को खोजो। मैं इस कष्टप्रद मक्खी से निपटूंगा। मैं हमारे मारे गए भाई एशले का बदला भी लूंगा। बेशक जिममुट को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि एशले उस दिन जीवित रही या मर गई। उसने ये शब्द इसलिए कहे ताकि वह आदित्य को मारने के लिए एक और कारण जोड़ सके। जिममुट आदित्य से नाराज था क्योंकि उसने पिछली बार उन्हें अपनी योजनाएं बदलने के लिए मजबूर किया था, और वह इस बात से भी नाराज था कि आदित्य ने सहयोगी बनने के उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।
जिममुट ने सुना था कि कुछ महीने पहले संगठन ने इनर सर्किल के एक सदस्य को आदित्य से उस कलाकृति को वापस पाने की योजना बनाने के लिए भेजा था। यहाँ तक कि जब 15 गुटों ने इस्तारिन साम्राज्य पर हमला किया तब भी यह आदमी अकेले ही उनसे निपटने में सक्षम था, जो भयावह है। तब से संगठन ने उस वस्तु को बाद में प्राप्त करने का फैसला किया और अपनी अन्य योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। लेकिन किसने सोचा था कि यह आदमी किसी तरह उनकी योजनाओं में हस्तक्षेप करने के लिए यहाँ आ जाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठीक है, तुम तीनों मेरे साथ आओ। जब वे दो विशालकाय दानव एक दूसरे से लड़ रहे होंगे, हमें ये पता लगाना होगा कि निषिद्ध खजाने की भूमि में मोती कहाँ छिपा है। अगले ही पल जिममुट और आदित्य को छोड़कर सभी लोग निषिद्ध खजाने की भूमि में प्रवेश कर चुके थे। जिममुट ने काली टोपी उतार दी और पहले पहना हुआ काला लबादा भी फेंक दिया। मैं वास्तव में यहाँ इस्तारिन साम्राज्य के सम्राट से मिलने आया हूँ। या क्या मैं तुम्हें कीमिया देवी जूलिया का पति कहूँ? आदित्य को यह एहसास होने के बाद भी घबराहट नहीं हुई कि संगठन को उसकी दोनों पहचान पता है। स्कारलेट की डायरी पढ़ने के बाद आदित्य को इस बात की उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा। आदित्य ने स्वीकार किया कि उसने गलती की है, लेकिन उस गलती पर पछताने के बजाय आदित्य एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी गलतियों से सीखता था और उन्हें सुधारता था। ये देखकर कि जिममुट के शब्दों पर आदित्य की ओर से कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं मिल पा रही है, सफ़ेद ड्रैगन राजा ने झुंझलाहट में अपनी जीभ चिटकाई। जिममुट वाकई आदित्य को अपना संयम खोते देखना चाहता था। दुर्भाग्य से उसके ताने भरे शब्दों का ड्रैगन सम्राट पर कोई असर नहीं होता। तुम्हें पता है कि अगर तुमने मेरे साथ जुड़ने का फैसला किया होता तो ऐसा नहीं होता। अब जब तुम्हें मेरा रहस्य पता चल गया है तो मुझे तुम्हें मारना ही होगा। जिममुट को लगा कि आदित्य को ब्लैक टॉम्स लीग के बारे में कुछ भी नहीं पता। आखिरकार ब्लैक टूम लीग को इस बात का अंदाजा नहीं था कि मरने से पहले स्कारलेट ने उनके बारे में हर एक जानकारी का खुलासा कर दिया था। स्कारलेट का भरोसा जीतने के लिए संगठन ने स्कारलेट को किसी ऐसे अनुबंध में शामिल नहीं किया जो उसे उनके बारे में बात करने से रोकता। संगठन ने गलती से मान लिया था कि स्कारलेट पर उनका पूरा नियंत्रण है। जिममुट, तुमने इन सब के लिए अपनी सेना का बलिदान दे दिया। जिममुट ने जवाब में मुस्कुराया, जैसे कि उसे प्रशंसा से थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही हो। उसने आदित्य की ओर ऐसे देखा जैसे उसने इस पूरी दुनिया में सबसे नेक काम किया हो। मैं क्या कह सकता हूँ? उनमें से ज़्यादातर सैनिक मेरे सहयोगी साम्राज्यों के थे, और उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य की तरफ से मरने वाले सैनिक सभी बेकार सैनिक थे। ये सैनिक सिर्फ मेरे पैसे और संसाधनों को बर्बाद कर रहे थे, इसलिए मैंने उनका बेहतर इस्तेमाल किया। उनके स्वर से आदित्य को लगा कि जिममुट को वास्तव में अपने खोए हुए सैनिकों की परवाह नहीं थी, अन्यथा इस स्थिति के लिए बलिदान शब्द अधिक उपयुक्त होता। इतने सब के लिए तुमने अपने जैविक बेटे को भी मरने दिया। मेरे प्यारे बेटे एल्बर्ट की मृत्यु अनुदान योजना के लिए एक छोटा सा बहुत ज़रूरी बलिदान है। कभी कभी एक व्यक्ति को महान भलाई के लिए बलिदान देना पड़ता है। जिस तरह से जिममुट ने बात की मानो उसने कोई बहुत बड़ा नेक काम किया हो, उससे आदित्य कुछ चिढ़ गया। अपने बेटे की जान से ज़्यादा महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है? भले ही उसके पास शुद्ध सफ़ेद परी के पंख हों और वह पवित्र जादू का इस्तेमाल कर सकता हो, लेकिन यह आदमी सच्ची बुराई की परिभाषा है। उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य ने सभी को बताया कि ब्लैक ड्रैगन किंग दुष्ट था, लेकिन वास्तव में ये बिल्कुल विपरीत निकला। हर सफ़ेद अच्छाई का प्रतिनिधित्व नहीं करता और हर काला बुराई का प्रतिनिधित्व नहीं करता। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 223 व्हाइट ड्रैगन सम्राट बनाम क्रिम्सन स्टॉर्म ड्रैगन सम्राट आई पवित्र अवतार। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 223 व्हाइट ड्रैगन सम्राट बनाम क्रिम्सन स्टॉर्म ड्रैगन सम्राट आई पवित्र अवतार। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भले ही उसके पास शुद्ध सफ़ेद परी के पंख हों और वह पवित्र जादू का इस्तेमाल कर सकता हो, लेकिन यह आदमी सच्ची बुराई की परिभाषा है। उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य ने सभी को बताया कि ब्लैक ड्रैगन किंग दुष्ट था, लेकिन वास्तव में ये बिल्कुल विपरीत निकला। हर सफ़ेद अच्छाई का प्रतिनिधित्व नहीं करता और हर काला बुराई का प्रतिनिधित्व नहीं करता। तुम जानते हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत रोचक बातें सुनी हैं। मुझे लगता है कि तुमने लोगों के सामने एक अच्छे और नेक इंसान होने का दिखावा किया है। भले ही जिममुट वाकई एक अच्छा इंसान होता, फिर भी आदित्य उसे मार देता। जिममुट और उसका जुड़वां भाई ड्रोलबिन वे लोग थे जिन्होंने पूरे दक्षिणी क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के उसके रास्ते को रोक दिया था। तूफान बुलाओ। गड़गड़ाहट। जिममुट ने ऊपर देखा तो पाया कि आसमान धीरे धीरे काला पड़ने लगा है। बादलों के बीच से बिजली की लाल लाल चमकने लगी। जिममुट को आश्चर्य नहीं हुआ। उसने सुना था कि आदित्य लाल लपटों और लाल बिजली का इस्तेमाल करने में माहिर है। आदित्य को युद्ध के लिए तैयार होते देख जिममुट ने भी खुद को एक भीषण युद्ध के लिए तैयार करना शुरू कर दिया।
उसने अपनी भंडारण अंगूठी से एक गहरे लाल रंग का भाला निकाला और भाले को अपने मन से ढक लिया। जिममुट के चेहरे पर कोमल मुस्कान गायब हो गई जब उसने आदित्य को ठंडे मन से देखा। तुम्हें पता है, मेरे पिता की मृत्यु के बाद ऐसे बहुत कम लोग थे जिनसे मैंने सच्चा प्यार किया था। मेरे गुरु एशले उन लोगों में से एक थे। उनके शिष्य के रूप में आज मैं उनसे बदला लेने जा रहा हूँ। जिममुट के शब्द भी जय के रूप में उसकी पहचान की पुष्टि करते हैं। मुझे कहना होगा कि वह बूढ़ा आदमी काफी कमजोर था। अगर वह कलाकृति मेरे हमले को रोकती नहीं तो मैं उसे अपने पहले हमले में ही मार देता। आदित्य के पूरे शरीर पर लाल बिजली चमकने लगी। तुमने क्या कहा? आदित्य ने जिममुट या जय को अपना संयम खोते हुए देखकर मुस्कुराया। डिंग, तूफान ने मेजबान के तूफान मार्शल वर्ग की निष्क्रिय शक्तियों को सक्रिय कर दिया है। डिंग, तूफान के कारण मेजबान का मन 50% बढ़ गया है। डिंग, बिजली और हवा के हमलों की शक्ति 50% बढ़ गई है। डिंग, तूफान की वजह से मेजबान की चपलता 300 जोड़ बढ़ गई है। हालांकि आदित्य को अपनी शक्ति में तेजी से वृद्धि महसूस हो रही थी, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। एक शुरुआती तीसरे क्रम और एक शिखर 5वें क्रम के बीच का अंतर पृथ्वी और स्वर्ग के बीच के अंतर से भी बड़ा था। आदित्य को और अधिक की आवश्यकता थी। उसका उद्देश्य सिर्फ जय को हराना नहीं था, उसका लक्ष्य ब्लैक टूम के लीग के अन्य सदस्यों को मारना और मोती प्राप्त करने की उनकी योजनाओं को रोकना था। इन्फर्नो ओवरड्राइव। डिंग, मेजबान उन्मत्त अवस्था में प्रवेश कर रहा है। डिंग, बेसिक अवस्था में मैना को छोड़कर सभी होस्ट आंकड़े अस्थायी रूप से 70% तक बढ़ गए हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन पर्याप्त नहीं। आदित्य की आभा को लगातार बढ़ता हुआ महसूस करते हुए जय बहुत हैरान था। आखिर इस आदमी के पास कितना मन है? उसी समय सफ़ेद ड्रैगन राजा को लगा कि उसका खून ठंडा हो गया है। किसी कारण से उसका दिल बेचैन हो गया और उसे खुद पर शक होने लगा कि क्या वह इस आदमी को हरा पाएगा। उसके दिल में यह भावना जय के लिए समझना बहुत मुश्किल था। मजबूत विरोधियों का सामना करते समय उसने पहले कभी इस तरह की चिंता या बेचैनी महसूस नहीं की थी। क्रिम्सन लाइटनिंग डैश, बिजली कवच, तूफान उड़ान। डिंग, क्रिम्सन लाइटनिंग डैश ने मेजबान के आंकड़ों में 200 जोड़ चपलता जोड़ दी है। डिंग, बिजली के कवच ने मेजबान की रक्षा बढ़ा दी है और मेजबान के आंकड़ों में 100 जोड़ ताकत भी जोड़ दी है। डिंग, चूंकि तूफान आ गया है इसलिए तूफान उड़ान कौशल का दूसरा फंक्शन सक्रिय हो गया है। मेजबान की चपलता 200 जोड़ बढ़ गई है। जैसे कि यह सब पर्याप्त नहीं था, आदित्य ने आखिरकार अपनी स्टोरेज रिंग से एक सस्ता सा दिखने वाला मुकुट निकाला। ये 7 सागर का मुकुट था। ये बहुत ही निम्न श्रेणी की 5 सितारा कलाकृति थी जिसे माजिन गांव ने संरक्षित किया था। आदित्य को यह मुकुट तब दिया गया जब माजिन को पता चला कि आदित्य के पास क्रिम्सन ड्रैगन वंश है। आदित्य के हाथों में 7 समुद्रों का मुकुट देखकर जय अपनी हैरानी को छिपा नहीं सका। उसका दिल डर से कांपने लगा। वर्तमान आदित्य से आने वाली आभा बेहद भयानक थी। ड्रैगन होने के नाते जय तुरंत ही अपने सामने खड़े खतरे को भांप गया। डिंग, 7 समुद्रों का मुकुट पहनने से मुकुट का तीसरा कार्य सक्रिय हो गया है। मेजबान की लड़ने की शक्ति 20% बढ़ गई है। आदित्य की दोनों भुजाएं ड्रैगन के पंजे में बदल गईं। फिर उसने ग्रेड मिड 5 स्टार काली तलवार निकाली और उसे चलाया। डिंग, चूंकि मेजबान ने हथियार चलाया है इसलिए सहज कौशल हथियार ग्रैंडमास्टर सक्रिय हो गया है। एडमांटाइट डूमब्लेड की शक्ति 50% बढ़ गई है। क्रिटिकल स्ट्राइक करने की संभावना बढ़ गई है। ये सारी तैयारियां तुम्हें लाखों टुकड़ों में काटने के लिए पर्याप्त से अधिक होनी चाहिए। आमतौर पर आदित्य 7 समुद्रों के मुकुट का उपयोग न करने के लिए तैयार रहता, लेकिन इस मामले में आदित्य को अन्य शिखर 5वें क्रम के साधकों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए पीछे हटना बंद करना बेहतर होगा। ऐसा नहीं है कि ब्लैक टूम की लीग को नहीं पता था कि आदित्य के पास 7 समुद्रों का मुकुट है। भले ही आदित्य स्कारलेट को जानता था, भले ही वह म्यूटेंट फायर चींटी रानी से केवल 5 मिनट से भी कम समय के लिए मिला था, लेकिन उसके दिल की गहराई में कहीं ना कहीं आदित्य जानता था कि वह ये सब चींटी रानी के लिए भी कर रहा था, जिसने अपनी मृत्यु से पहले उसे बहुत कुछ दिया था। यह उसकी वजह से ही था कि वह ब्लैक टूम की लीग के बारे में जानने में सक्षम था। जिस तरह जय एशले का बदला लेना चाहता है, उसी तरह आदित्य स्कारलेट के लिए जय को मारने जा रहा था। बेवकूफ़, मैं एक बच्चे से क्यों डर रहा हूँ? भले ही उसने तैयारी कर ली हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी सारी शक्तियाँ खो दी हैं। मेरे पास भी तुरुप के पत्ते हैं। ये शब्द कहकर जय ने अपने दिल को शांत किया। जय ने भी अपनी स्टोरेज रिंग से एक छोटा सा पत्थर निकाला और पत्थर को अपने सामने हवा में छोड़ दिया, जिससे आदित्य पूरी तरह से भ्रमित हो गया। जैसे ही पत्थर हवा में छोड़ा गया, 1 सेकंड भी नहीं बीता था, आदित्य को अचानक लगा कि उसका पूरा शरीर किसी अदृश्य चीज से बंध गया है। इससे पहले कि ड्रैगन सम्राट समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसके आसपास की जगह मुड़ गई और अगले ही पल उसने अपनी आंखें चौड़ी की और खुद को जय के सामने पाया। पकड़ लिया। आदित्य के दिल में गहरा सदमा लगा जब उसने खुद को अपने दुश्मन के सामने पाया। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता कि क्या हुआ, उसने देखा कि एक गहरे लाल रंग का भाला उसके दिल पर निशाना साध रहा है। उस समय ड्रैगन सम्राट के दिमाग में केवल एक ही विचार था और वह था इस हमले से बचना।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आदित्य की दाहिनी तर्जनी उंगली हल्की सी हिली, अगले ही पल भाले की नोक उसके शरीर को छूने से पहले ही बादलों से बिजली का एक लाल बोल्ट गिरा और जय को लगा। बूम! परिणामस्वरूप जय 100 मीटर से अधिक दूर उड़ गया। वह क्या था? आदित्य ने जय को घूरते हुए सोचा। उसे लग रहा था कि जय फिर से वही चाल चलने वाला है, इसलिए इस बार वह उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। इस बीच जय ने हवा में खुद को नियंत्रित किया। उसे पूरे शरीर में हल्का दर्द महसूस हुआ। अब जय को आदित्य की क्षमताओं का बेहतर अंदाजा हो गया था। पहली बार की तरह जय ने एक बार फिर अपने सामने एक छोटा सा पत्थर हवा में छोड़ा। अगले ही पल आदित्य को एक बार फिर एक मजबूत खिंचाव महसूस हुआ। भले ही उसने इस रहस्यमयी शक्ति का विरोध करने की कोशिश की जो उसके शरीर को कहीं खींच रही थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। नतीजतन एक बार आदित्य के चारों ओर का स्थान मुड़ गया और अगले ही पल उसने खुद को जय के सामने पाया। आदित्य को अब आखिरकार समझ में आ गया कि जय की क्षमता कैसे काम करती है। आदित्य को लगा कि जय पिछली बार की तरह ही अपने गहरे लाल भाले से उस पर हमला करने वाला है। उसने जय पर क्रिम्सन लाइटनिंग को नियंत्रित किया। हालांकि इस बार जय आदित्य से एक कदम आगे था। ये जानते हुए कि वह 1 सेकंड से भी कम समय में क्रिम्सन लाइटनिंग बोल्ट से मारा जाएगा, उसने एक बार फिर अपनी क्षमता का इस्तेमाल किया। आदित्य के पास भौहें सिकोड़ने का भी समय नहीं था क्योंकि उसे लगा कि कोई ताकत उसे फिर से आगे बढ़ने से रोक रही है। आदित्य के पलक झपकते ही उसने और जय ने अपनी जगह बदल ली। जब आदित्य ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को जय की जगह पर खड़ा पाया। आदित्य को पूरी स्थिति को समझने का भी समय नहीं मिला था कि तभी क्रिम्सन लाइटनिंग का एक शक्तिशाली बोल्ट उसके सिर पर गिरा। बूम! आदित्य को अपने हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ, हालांकि उसे कुछ सेकंड के लिए चक्कर नहीं आया, जो जय के लिए इसका फायदा उठाने के लिए पर्याप्त था। व्हाइट ड्रैगन किंग ने आदित्य के पेट पर लात मारी जिससे उसका शरीर मुड़ गया और वह तोप के गोले की तरह उड़ गया। किक के पीछे की ताकत ने आदित्य को मुंह से खून की उल्टी करवा दी। आदित्य 500 मीटर से ज्यादा दूर उड़ गया, इससे पहले कि वह अपने पंखों का इस्तेमाल करके खुद को संभाल पाता। अपने मुंह के कोने से लाल खून पोंछते हुए आदित्य ने लाल रंग की लौ का एक बड़ा गोला बुलाया और उसे जय पर फेंक दिया। आदित्य को उम्मीद थी कि जय अपनी उस अजीब टेलीपोर्टिंग क्षमता का इस्तेमाल किसी दूसरी वस्तु या क्रिम्सन फ्लेम ऑर्ब के साथ जगह बदलने के लिए करेगा, लेकिन अजीब बात यह है कि जय ने ऐसा नहीं किया, जिससे आदित्य को आश्चर्य हुआ। आदित्य ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और जय को बहुत ध्यान से देखने लगा। श्वेत ड्रैगन सम्राट ने उस अजीब टेलीपोर्टिंग क्षमता का उपयोग करने के बजाय कुछ और का उपयोग किया। पवित्र अवतार। अचानक जय के शरीर से सफेद पारदर्शी ऊर्जा के रूप में उसका मैना बाहर आने लगा और उसके पूरे शरीर को ढकने लगा। सफेद ऊर्जा यहीं नहीं रुकी। उसके शरीर को ढकने के बाद सफेद ऊर्जा जे के शरीर के चारों ओर फैलने लगी। इससे पहले कि क्रिम्सन फ्लेम ऑर्ब जे तक पहुंच पाता, 50 मीटर का एक विशालकाय अवतार जो उसके मैना से बने सफेद ड्रैगन के सफेद विशालकाय संस्करण जैसा दिख रहा था, हवा में खड़ा हो गया। ये देखकर आदित्य चौंक गया। श्वेत ड्रैगन सम्राट का वास्तविक शरीर अवतार के केंद्र में था। बूम! यहाँ तक कि जब क्रिम्सन ऑर्ब ने पवित्र अवतार को मारा तो जय को कुछ नहीं हुआ। हालांकि जय जैसा दिखने वाला पवित्र अवतार थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन उसके मन ने तुरंत क्षतिग्रस्त हिस्से को ठीक कर दिया। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 224 व्हाइट ड्रैगन सम्राट बनाम क्रिम्सन स्टॉर्म ड्रैगन सम्राट 2 कर्म। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 224 व्हाइट ड्रैगन सम्राट बनाम क्रिम्सन स्टॉर्म ड्रैगन सम्राट 2 कर्म। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह अध्याय विशेष रूप से पाठक CJ_Savage को समर्पित है, जिन्होंने इस उपन्यास को 5000 सिक्कों के मूल्य का जादुई महल उपहार में दिया है। पाठक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। CJ_Savage। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। अभी लगभग 500 मीटर दूर आदित्य, सफेद ड्रैगन का साम्राज्य शरीर एक विशाल 50 मीटर बड़े अवतार को नियंत्रित कर रहा था जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता था। पवित्र अवतार में जय की शक्ल थी और उसने वही कपड़े भी पहने थे जो जय ने पहने थे। अवतार का पूरा शरीर सफेद था और अवतार का शरीर पारदर्शी था। ये किस तरह की चाल है? आदित्य ने सफेद अवतार को घूरते हुए सोचा। साधना की इस दुनिया की शुरुआत से ही अनगिनत प्रतिभाओं द्वारा अनगिनत कौशल और तकनीकें बनाई गई हैं। जबकि यह सच था कि हर बार जब एक नया युग शुरू होता था तो पिछले युग के कौशल और तकनीकें खो जाती थीं, लेकिन हर कौशल और तकनीक नहीं खोई जाती थी। उनमें से कुछ कौशल और तकनीकें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित की गईं।
पवित्र अवतार उन कौशलों में से एक था जो जय ने ब्लैक टूम लीग में शामिल होने के बाद प्राप्त किया था। कौशल एक मंदिर में खोजे गए थे जो एक नदी के नीचे डूबा हुआ पाया गया था। चूंकि जे संगठन के उन कुछ लोगों में से एक था जो मुख्य रूप से पवित्र जादू का इस्तेमाल करते थे, इसलिए ये तकनीक जे को संगठन में शामिल होने के लिए उपहार के रूप में दी गई थी। पवित्र अवतार उन तुरुप के पत्तों में से एक था जिसने हमेशा जय की मदद की। मुझे सावधान रहना होगा। एक सामान्य पीक 5वें क्रम का साधक अगर सीधे क्रिम्सन फ्लेम लेता तो घायल हो जाता। जय के पूरे शरीर को ढकने वाली यह विशालकाय मानव चीज इतनी शक्तिशाली थी कि आदित्य के हमले से नष्ट नहीं हुई। वास्तव में भले ही क्रिम्सन फ्लेम ने सीधे पवित्र अवतार को मारा, लेकिन थोड़ा नुकसान होने के अलावा जो तुरंत ठीक भी हो गया, अवतार को और कुछ नहीं हुआ। अगर ऐसा है तो चलो कुछ और करके देखते हैं। आदित्य ने आसमान की ओर देखते हुए अपनी दोनों बाहें फैला दीं। व्हाइट ड्रैगन सम्राट पहले कुछ सेकंड के लिए उलझन में था, लेकिन ये देखकर कि आदित्य का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था और ये देखकर कि आसमान बहुत तेज गड़गड़ाहट कर रहा था, उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन सम्राट के दिल में बहुत बुरा एहसास हुआ। उसे लगा कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। आदित्य का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया क्योंकि उसने एक ही पल में 1000 जोड़ मन की हानि का अनुभव किया। जो भी तुम करने की योजना बना रहे हो वह मुझ पर काम नहीं करेगा। पवित्र अवतार की रक्षा इतनी आसानी से नहीं तोड़ी जा सकती। यहाँ तक कि मेरे गुरु को भी पवित्र अवतार की रक्षा को तोड़ने में बहुत कठिनाई हुई थी। व्हाइट ड्रैगन सम्राट के शब्दों से आदित्य इस हमले का नाम जानने में सक्षम था। हम देखेंगे। आदित्य ने अपनी दोनों भुजाएं आगे की ओर उठाईं। व्हाइट ड्रैगन किंग की निगरानी में उसके शरीर के बाकी हिस्सों से लेकर दोनों भुजाओं तक लाल बिजली इकट्ठी होने लगी। अगले ही पल उसके हाथों से फिर से लाल बिजली की 6 शक्तिशाली धारें निकलीं। ये देखकर जय ने जल्दी से अपनी दोनों बाहें मोड़कर अपनी छाती ढक ली। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बूम। यद्यपि जय का पूरा शरीर पवित्र अवतार के अंदर था, फिर भी जब लाल बिजली की चमक पवित्र अवतार पर पड़ी तो उसे हल्का झटका महसूस हुआ। इसी समय इस क्षेत्र का पूरा आकाश काला हो गया था। चारों तरफ से तेज हवाएं चलने लगीं। बादलों से बारिश होने लगी। न जाने क्यों काले बादल और भी तेज गड़गड़ाने लगे थे। जब जय आदित्य के हमले से बचाव में व्यस्त था तो उसने देखा कि उसके सिर के ठीक ऊपर काले बादलों पर 7 अलग अलग रंगों की 10,000 बिजली चमक रही थी। सभी 10,000 बिजली के बोल्ट एक साथ मिलकर इंद्रधनुषी बिजली का एक विशाल बोल्ट बन गए। जैसे ही जय के पवित्र अवतार ने लाल बिजली से हुए छोटे नुकसान की भरपाई की, बिजली का इंद्रधनुषी बोल्ट पवित्र अवतार पर गिर गया। इंद्रधनुषी बिजली गिरने से पहले आकाश से आने वाली तीव्र सफेद रोशनी के कारण जय और आदित्य की दृष्टि अंधी हो गई थी। अगली ध्वनि सभी ने, यहाँ तक कि जो लोग निषिद्ध खजाने की भूमि के अंदर गए थे, उन्होंने भी एक तेज धरती को हिला देने वाली गड़गड़ाहट की आवाज सुनी। बूम। जय का पूरा शरीर बेसबॉल की तरह नीचे गिर गया। सब कुछ इतनी दूर हुआ कि आदित्य भी नहीं देख पाया कि क्या हुआ था। लेकिन एक सेकंड बाद उसे एहसास हुआ और उसने नीचे देखा तो समुद्र में एक बड़ी लहर दिखाई दी। जय समुद्र में एक बड़ी छपाक की आवाज के साथ कुचला गया। हालांकि व्हाइट ड्रैगन सम्राट वहां नहीं रुक सका। उसका शरीर बिना किसी संकेत के नीचे की ओर बढ़ता रहा। नतीजतन कुछ सेकंड के भीतर जय ने खुद को समुद्र के तल पर पाया। वह महासागरीय क्रस्ट में कुचल गया था जो प्रभाव से तुरंत टूट गया। आदित्य नीचे गिर गया और समुद्र से कुछ इंच की दूरी पर रुक गया। आदित्य ने यह महसूस करने की कोशिश की कि क्या जय अभी भी जीवित है। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि यह लड़का यहीं मर जाए। उसकी इस अजीबोगरीब क्षमता से निपटना मुश्किल है। महासागर के लगभग 10,000 मीटर नीचे, जहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंचती थीं, व्हाइट ड्रैगन सम्राट वर्तमान में ऐसी जगह पर था जहां सूरज की रोशनी नहीं आती थी और वह पूरी तरह से अंधकार में था। महासागरीय क्रस्ट पर कुचलने के बाद जय को लगा कि उसकी पूरी चेतना लुप्त होने के कगार पर है। उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं जबकि उसका दिल धड़कना बंद हो गया। अभी व्हाइट ड्रैगन किंग का पूरा शरीर अंतहीन दर्द में था। सिर्फ दर्द ही जय को बेहोश कर रहा था। कुचले जाने के बाद कुछ सेकंड के लिए जय हिलता नहीं था। कुछ सेकंड के बाद जय ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। जय के शरीर और दिमाग में बची हुई थोड़ी सी ऊर्जा और चेतना के साथ उसने 5 स्टार हीलिंग गोली निकाली और उसे खा लिया। 5 स्टार गोली ने उसके शरीर को ठीक करना शुरू कर दिया। उसकी छाती उसके शरीर से अलग हो गई थी, उसकी बाहें उजागर हो गई थीं, उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया था और उसके शरीर पर अनगिनत अन्य घाव तेजी से ठीक होने लगे। हालांकि महासागर के तल पर एक शीर्ष 5वें क्रम के साधक की उपस्थिति ने समुद्र के इस हिस्से पर शासन करने वाले शीर्ष 5वें क्रम के समुद्री जादुई जानवर को सतर्क कर दिया था। समुद्री जादुई जानवर को तब जरा भी खुशी नहीं हुई जब उसने अपने क्षेत्र में एक और शीर्ष 5वें क्रम के साधक को महसूस किया। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही जय बिना किसी हवा के सांस लेने की आवश्यकता के ठीक हो रहा था, क्योंकि एक शीर्ष 5वें क्रम का साधक बिना हवा में सांस लिए कई दिनों तक जीवित रह सकता है, समुद्री जादुई जानवर अपनी मान से बाहर निकला और श्वेत ड्रैगन सम्राट की दिशा में बढ़ना शुरू कर दिया। जय खुद को ठीक करने में व्यस्त था, इसलिए उसने उस क्षेत्र को महसूस करने के लिए अपना मन नहीं फैलाया। ऐसा नहीं है कि समुद्र के बहुत नीचे बहुत से जानवर रहते थे। समुद्री जानवरों की कुछ विशेष प्रजातियों और कुछ पीक 5वें क्रम के समुद्री जानवरों को छोड़कर बाकी सभी समुद्री जानवर ऊपर रहते थे।
महासागर के इस हिस्से में सब कुछ अंधकार में था। क्या वह मर गया है? आदित्य अब व्हाइट ड्रैगन किंग की आभा को महसूस नहीं कर सकता था। जमीन और हवा में आदित्य अपनी इंद्रियों को बहुत दूर तक फैला सकता है, लेकिन पानी में यह अलग था। आदित्य का जन्म पानी में नहीं हुआ था, न ही वह पानी का जादूगर था और न ही उसके पास पानी से संबंधित कोई कौशल था, इसलिए पानी में उसकी इंद्रियां सीमित थीं। केवल पानी में रहने वाले जानवर या पानी के जादूगर या समुद्र और महासागर में रहने वाली समुद्री बुद्धिमान जातियों के पास पानी में बहुत मजबूत इंद्रियां थीं। इस बीच जैसे ही जय उपचार पूरा करने वाला था, उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया क्योंकि उसने देखा कि एक शक्तिशाली राक्षस उसकी दिशा में बढ़ रहा है। महासागरीय जानवर उसके स्थान से बहुत दूर नहीं था। हालांकि जय को अभी भी अपनी टूटी खोपड़ी और अपनी भुजाओं को ठीक करना था, लेकिन बिना समय बर्बाद किए, ये जानते हुए कि अगर वह यहाँ रहा तो वह लगभग मर जाएगा, उसने ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि पानी में महासागरीय जानवर बहुत तेज थे। पीक महासागरीय जानवरों ने आसानी से जय को पकड़ लिया। अंधेरे में चमकती दो लाल विशालकाय आंखों को देखकर जय का पूरा शरीर डर से कांप उठा। अगले ही पल 200 मीटर की विशालकाय शार्क का शरीर व्हाइट ड्रैगन सम्राट के सामने प्रकट हुआ। जब शार्क ने अपना मुंह खोला तो जय को भी उस खाई के अंदर कुछ नहीं दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि शार्क का मुंह खुद एक ब्लैक होल था। शिट! जय ने अपने सामने ध्यान केंद्रित किया। लगभग 100 मीटर दूर एक तीसरे क्रम की ट्यून मछली को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत बॉडी स्वैप का इस्तेमाल किया। पीक 5वें क्रम का शार्क ये देखकर हैरान रह गया कि ड्रैगन उससे 100 मीटर दूर टेलीपोर्ट करने में कामयाब हो गया था। ये देखकर पीक 5वें क्रम के शार्क ने अपने एक कौशल को सक्रिय किया, जिससे उसकी चपलता बढ़ गई। हालांकि जय को नहीं पता था कि शार्क ने अपनी गति बढ़ा दी है। पीछे देखे बिना जय बार बार अपने 100 मीटर के दायरे में आने वाली किसी भी वस्तु या समुद्री जानवर के साथ शरीर की अदला बदली करता रहा। छठी बार बॉडी स्वैप का इस्तेमाल करने के बाद शार्क को आखिरकार समझ में आ गया कि यह क्षमता कैसे काम करती है। शार्क ने तुरंत अपनी पीक 5वें क्रम की आभा जारी की, जिसने 1 किलोमीटर की सीमा के भीतर किसी भी समुद्री जानवर को डरा दिया। ये देखकर जय अपनी किस्मत को कोसने से खुद को नहीं रोक सका। जय पूरी गति से भी नहीं चल पा रहा था क्योंकि उसका शरीर अभी भी ठीक होने की प्रक्रिया में था। कुछ सेकंड तक पीछा चलता रहा, फिर 200 मीटर की विशालकाय शार्क ने आखिरकार जय को पकड़ लिया। आदित्य, तुझे धिक्कार है। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी तुझे चैन से नहीं रहने दूंगा। इस समय के अंत में जय को यकीन ही नहीं हुआ कि उसके जैसा इंसान इतनी दयनीय तरीके से मरने वाला है। अगले ही पल शार्क ने अपना मुंह बंद कर लिया, जिससे सफ़ेद ड्रैगन राजा अंदर फंस गया। इस तरह सफ़ेद ड्रैगन राजा और उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य के सम्राट की कहानी समाप्त हो गई। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि इतना शक्तिशाली व्यक्ति इस तरह मर जाएगा। शायद यह उन सभी कर्मों का कर्म था जो इस आदमी ने महान भलाई के नाम पर किए थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मैं देख रहा हूँ आप जिम्मुट का जीवन समाप्त करने में कामयाब हो गए हैं। सांस। यहाँ मैं सोच रहा था कि जिम्मुट तुम्हें कम से कम 10 मिनट तक रोक पाएगा। मुझे लगा कि हम उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे थे। आदित्य ने ठंडे मन से उन 3 लोगों को देखा जिन्होंने उसे 3 तरफ से घेर रखा था। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 225 खतरा कभी खत्म नहीं होता। आइक 3 बनाम 1। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 225 खतरा कभी खत्म नहीं होता। आइक 3 बनाम 1। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं देख रहा हूँ आप जिम्मुट का जीवन समाप्त करने में कामयाब हो गए हैं। सांस। यहाँ मैं सोच रहा था कि जिम्मुट तुम्हें कम से कम 10 मिनट तक रोक पाएगा। मुझे लगा कि हम उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे थे। आदित्य ने ठंडे मन से उन 3 लोगों को देखा जिन्होंने उसे 3 तरफ से घेर लिया था। उन्हें बिजली गिरने की तेज़ आवाज़ सुनने के बाद आना ही था जो उन्होंने फॉरबिडन ट्रेजर लैंड से भी सुनी थी। ब्लैक टूम लीग के एक सदस्य ने आदित्य के सिर पर सस्ता और पुराना मुकुट देखा। हमारे लिए अच्छा है, आज हम एक ही पत्थर से 2 पक्षियों को मारेंगे। अभी आदित्य एक बहुत बड़ी प्रतिकूल स्थिति में था। वह 3 शीर्ष 5वें क्रम के साधकों से घिरा हुआ था। भले ही आदित्य चपलता में किसी एक साधक से आगे निकल जाए, फिर भी वह 3 शीर्ष 5वें क्रम के साधकों के एक साथ हमलों से बचाव नहीं कर सकता। इसके अलावा एक और बात जिसने आदित्य को चिंतित किया वह ये थी कि वह इन 3 साधकों की क्षमताओं के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि वह किन क्षमताओं का उपयोग कर सकता है। शायद मेरे कुछ तुरुप के पत्तों को छोड़कर, जिनका मैं बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। वर्तमान में आदित्य की चपलता एक शीर्ष 5वें क्रम के साधक की चपलता से अधिक थी, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह एक ही समय में 3 शीर्ष 5वें क्रम के साधकों के हमलों से बच सकता है।
यह एक तरह से विडंबना है कि 3 शीर्ष 5वें क्रम के साधक जो 6 महाद्वीपों में अस्तित्व के सबसे मजबूत रूप हैं, एक मध्य 3 क्रम के साधक को हराने के लिए हाथ मिला रहे हैं। इस दुनिया के पूरे इतिहास में ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ है और न ही कभी होगा। आदित्य के अलावा एकमात्र शीर्ष 3 क्रम साधक जो एक शुरुआती 5 क्रम को हराने में सक्षम है, वह स्वयं युद्ध की देवी है। पूरे 1 मिनट तक दोनों पक्षों में से किसी ने भी अपना शरीर 1 इंच भी नहीं हिलाया। उनकी आवाज़ और उनके शारीरिक आकार से आदित्य को लगा कि उनमें से 2 पुरुष हैं जबकि आखिरी महिला है। जैसे ही आदित्य ने अपना दाहिना हाथ थोड़ा हिलाया, संगठन के तीनों सदस्यों ने भी उसी समय प्रतिक्रिया व्यक्त की। ऊर्जा भड़कना, छाया की गेंद। दोनों नरों ने जल्दी से आदित्य पर अपने 2 सबसे शक्तिशाली मंत्र डाले। आदित्य ने देखा कि उसके दाएं तरफ से गहरे बैंगनी रंग की रोशनी की किरणें उस पर फेंकी जा रही थीं, जबकि उसके बाएं तरफ से 100 से ज्यादा फुटबॉल के आकार की छायादार गेंदें उसकी ओर बढ़ रही थीं। आदित्य ने और समय बर्बाद नहीं किया। जैसे ही उसने अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली को थोड़ा सा हिलाया, आकाश में गड़गड़ाहट हुई और उसके बाद कई लाल रंग की बिजली गिरी, जिससे छाया गेंदें नष्ट हो गईं, जबकि आदित्य ने एडमेंटाइट डूमब्लेड का उपयोग करके गहरे बैंगनी रंग की किरणों के हमले को रोक दिया। बूम। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आदित्य ने अपनी आंखों के कोने से देखा कि वह महिला एक लंबा मंत्र पढ़ रही थी। यह महिला जो कुछ भी करने की योजना बना रही थी, वह आदित्य के लिए अच्छी खबर नहीं थी, इसलिए उसने एक बार फिर क्रिम्सन लाइटनिंग को आदेश दिया। गड़गड़ाहट, टकराना। 1 सेकंड भी नहीं बीता था कि लूसी के सिर पर बिजली की एक लाल चमक गिरी और वह उड़ गई। हालांकि जैसे ही लूसी उड़ी, उसने किसी तरह आदित्य पर निशाना साधा और अपने दाहिने हाथ की उंगलियों से एक पीले रंग की बिजली की चमक छोड़ी। उसी समय अन्य दोनों नरों ने भी आदित्य पर हमला कर दिया। जबकि दाईं ओर वाला नर एक लंबा मंत्र जपने लगा, उसके बाईं ओर वाला नर अपनी पूरी गति से आगे बढ़ा और ड्रैगन किंग से नजदीकी दूरी पर जाकर भिड़ गया। ड्रैगन सम्राट ने एडमेंटाइट डूमब्लेड का उपयोग करके वज्रपात को रोक दिया। जैसे ही उसने हमले को रोकना समाप्त किया, उसे लगा कि कोई पीछे से आ रहा है। यह महसूस करते हुए बिना पीछे मुड़े आदित्य ने अपनी पूरी पीठ को लाल लपटों से ढक लिया जो उसके चारों ओर घूमने लगीं। ये देखकर एल्फ को अपनी उड़ान का रास्ता बदलना पड़ा क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी हुआ था। इस बीच पहले नर ने मंत्रोच्चार करना समाप्त कर दिया था। प्रलय का उन्माद। आदित्य के सिर के ऊपर एक विशाल काला जादुई घेरा दिखाई दिया। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसे अपना ध्यान एल्फ के हमलों से खुद को बचाने में लगाना पड़ा। इस बीच काले जादुई घेरे से सैकड़ों सांप बाहर निकल आए। झंकार। आदित्य भी किसी तरह अपना बचाव करने में सफल रहा और उसने भी योगिनी के हमलों से अपना बचाव किया। झंकार, तुम्हें पता है कि तुम्हें अपना ध्यान नहीं खोना चाहिए। उस जानी पहचानी आवाज़ को सुनकर आदित्य की आंखें चौंककर चौड़ी हो गईं। जैसे ही आदित्य 1 सेकंड के लिए विचलित हुआ, काले जादू के घेरे से बुलाए गए सांपों के लिए ये काफ़ी था कि वे उसके सिर के ठीक ऊपर आ पहुंचे। ये देखकर ड्रैगन सम्राट ने अपना हाथ ऊपर उठाया और लाल रंग की लपटों की एक लहर छोड़ी जिसने सभी सांपों को तुरंत राख में बदल दिया, लेकिन सांपों में से एक सांप थोड़ा हट गया। सांप के शरीर के जलने से पहले सांप ने अपना मुंह खोला और काले जहर की एक बूंद छोड़ी। जब आदित्य एल्फ के हमले से बचाव कर रहा था, तो उसे अपने दाहिने कंधे पर गिरे काले जहर की बूंद को देखने का समय नहीं मिला। जैसे ही काला जहर आदित्य के दाहिने कंधे को छूता है, वह तीव्र दर्द से अपने हाथ से एडमेंटाइट डूमब्लेड को लगभग गिरा देता है। जिस क्षण काले जहर की बूंद उसके दाहिने कंधे पर गिरती है, उसके दाहिने कंधे से सफ़ेद धुआं निकलने लगता है। उसी क्षण उसे अपने दाहिने कंधे का मांस अंदर से जलता हुआ महसूस होता है। यह एहसास इतना दर्दनाक था कि आदित्य को ऐसा लगा कि वह बेहोश हो जाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस अवसर का लाभ उठाते हुए योगिनी ने मुस्कुराते हुए आदित्य को एक शक्तिशाली लात मारकर उड़ा दिया। ड्रैगन सम्राट 1000 मीटर से ज्यादा दूर जाकर रुक गया। लात से उसे जो दर्द महसूस हुआ, वह उसके दाहिने कंधे में हो रहे दर्द के सामने कुछ भी नहीं था। अपने दाहिने कंधे की ओर मुड़ते हुए आदित्य ने मांस जलते हुए देखकर डर से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसके दाहिने कंधे को ढंग के ड्रैगन के स्केल गर्म मक्खन की तरह पिघल गए। काला जहर उसके दाहिने कंधे की हड्डी तक पहुंच गया था। हालांकि आदित्य पहले भी बहुत बुरी तरह घायल हो चुका है, लेकिन इस समय उसे जो दर्द हो रहा था वह कहीं ज्यादा था। दर्द के कारण उसे अपना दाहिना कंधा फाड़ने का मन कर रहा था। डिंग। मेज़बान को श्राप दिया गया है। मैना को छोड़कर मेज़बान के सभी बुनियादी आंकड़े 50% कम हो गए हैं। क्या? ड्रैगन राजा बहुत हैरान हुआ। यह एक विशेष प्रकार का जहर है जिसे ड्रैगन स्लेयर्स द्वारा विकसित किया गया था। हा, ये कैसा लगता है? दर्दनाक है न? आदित्य से 100 मीटर दूर ब्लैक टूम लीग के 3 सदस्य उसके सामने अपने चेहरे खोले खड़े थे। आदित्य 6 फीट 5 इंच लंबे आदमी और काले बालों वाली खूबसूरत महिला को तो नहीं पहचान पाया, लेकिन उसने तीसरे सदस्य का चेहरा पहचान लिया। आदित्य उस चेहरे को कैसे भूल सकता है? इवान। इस समय आदित्य को यकीन हो गया था कि यह इवान ही था जिसने रोज फैमिली की तीसरी बेटी मायरा को मारा था। हेलो, काफी समय हो गया है। आदित्य के चौंकने के भाव के विपरीत इवान बस मुस्कुरा रहा था, मानो वह उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव का आनंद ले रहा हो। जैसा कि मैं पहले कह रहा था, यह जहर पुराने जमाने के ड्रैगन स्लेयर्स द्वारा विकसित किया गया था।
ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस युग के ड्रैगन स्लेयर्स इतने शक्तिशाली नहीं हैं, लेकिन उनके पूर्वज एक ऐसी शक्ति थे जिनसे हर ड्रैगन डरता था। प्राचीन ड्रैगन स्लेयर्स ने 5 स्टार जहर सामग्री और काले जादू का उपयोग करके एक विशेष प्रकार का जहर बनाया था। बोलने वाला टॉमी था, ब्लैक टूम लीग के इन ग्रुप सदस्यों में से एक। टॉमी आधा ऑक और आधा मानव था। आधा ऑक होने के कारण टॉमी बहुत लंबा था और उसका शरीर बहुत मांसल था। टॉमी की खासियत नज़दीकी सीमा की लड़ाई में थी। आधा ऑक होने के कारण टॉमी की ताकत पीक 5वें क्रम के लिए बहुत अधिक थी। लूसी नाम की महिला बहुत खूबसूरत थी। महिला के लंबे काले बाल थे जो उसकी कमर तक पहुंचते थे। उसकी पुतलियां भूरी थीं और उसकी ऊंचाई 5 फीट 5 इंच थी। लूसी भी इन ग्रुप की सदस्य थी। लूसी, टॉमी, इवान और उनके नेता के साथ पिछली बार उन्होंने इथरियल साम्राज्य के खजाने की तिजोरी में प्रवेश किया और सोने के दरवाजे खोलने और निषिद्ध खजाने की भूमि में प्रवेश करने के लिए आवश्यक कुंजी ली। इस जहर की एक बूंद से एक स्वर्गीय ड्रैगन भी तुरंत जहर और लकवाग्रस्त हो जाता। आप अभी भी जीवित हैं, इसका एकमात्र कारण आपका दिव्य क्रिम्सन ड्रैगन रक्तरेखा है। जहर दिव्य ड्रैगन से निपटने के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन यह अंदर से बाहर एक दिव्य ड्रैगन को धीरे धीरे मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। अब जब जहर आपके सिस्टम में प्रवेश कर गया है तो ये धीरे धीरे आपको अंदर से मार देगा। आपके पीले चेहरे से मैं बता सकता हूं कि आप पहले से ही जहर के प्रभाव से पीड़ित हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि टॉमी इस जहर की केवल कुछ बूंदें ही पा सका और उसने आदित्य पर उस जहर का आखिरी बचा हुआ हिस्सा इस्तेमाल किया था। बेशक टॉमी इसे कभी जोर से नहीं कहेगा। अरे, तो इस पूरे समय वे मुझे जहर देने की कोशिश कर रहे हैं। आदित्य जानता था कि उसके लिए उनसे लड़ना असंभव होगा, क्योंकि उसके सभी आंकड़े 50% कम हो गए हैं। ड्रैगन राजा, यह आपकी कहानी का अंत होगा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 226 खतरा कभी खत्म नहीं होता। दो जागृत। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 226 खतरा कभी खत्म नहीं होता। दो जागृत। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह अध्याय विशेष रूप से पाठक जेको 323 को इस उपन्यास को 15,000 सिक्कों के मूल्य वाले गोल्डन गचापोन के साथ उपहार देने के लिए समर्पित है। पाठक जेको 323 को बहुत बहुत धन्यवाद। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। अरे, तो इस पूरे समय वे मुझे जहर देने की कोशिश कर रहे हैं। आदित्य जानता था कि उसके लिए उनसे लड़ना असंभव होगा, क्योंकि उसके सभी आंकड़े 50% कम हो गए हैं। ड्रैगन राजा, ये तुम्हारी कहानी का अंत होगा। ये पहली बार था जब आदित्य को इस तरह से घेर लिया गया था। इस लड़ाई से पहले आदित्य ने सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी हैं और हमेशा शीर्ष पर आने में कामयाब रहा है। प्रत्येक लड़ाई पिछली लड़ाई से ज्यादा भयंकर और खतरनाक थी। प्रत्येक लड़ाई ने आदित्य को धकेल दिया है, लेकिन उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। स्थिति पैनल _ वर्तमान स्थिति जहर _ शक्ति 411 205.5 गति 753 जोड़ 100 376.5 सहन शक्ति 386 193 स्वास्थ्य 386 193 मान 4052 निःशुल्क आंकड़े 0। आदित्य के वर्तमान आधार आंकड़े बिना किसी कौशल या वर्ग के किसी भी बढ़ावा के इस प्रकार दिखते हैं। इवान, चूंकि तुम आदित्य से पहले भी मिल चुके हो, इसलिए तुम्हें यहां उसका जीवन समाप्त करने का मौका मिल गया है। इवान ने चेहरे पर मुस्कान के साथ सिर हिलाया। आदित्य ने इवान को देखा जो धीरे धीरे उसकी दिशा में चलने लगा। जहर के कारण आदित्य बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। उसका दाहिना कंधा और दाहिना हाथ दर्द से सुन्न हो गया था। मुझे लगता है अब इस चाल का इस्तेमाल करने का समय आ गया है। आदित्य को आंखें बंद करके गहरी सांस लेते देख इवान ने भौहें उठाईं। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हर बार जब आदित्य एक नए क्रम में पहुंचता है तो एक नया वर्ग प्राप्त करने के साथ साथ उसके लगभग सभी कौशल अगले स्तर तक अपग्रेड हो जाते हैं। जैसे ही आदित्य एक दिव्य क्रिम्सन स्टॉर्म ड्रैगन बन गया, यहाँ तक कि उसका नस्लीय कौशल जो ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन है थोड़ा बदल गया। ड्रैगन परिवर्तन एक विशेष प्रकार का कौशल जो केवल ड्रैगन सम्राट के पास ही होता है। ये कौशल मेजबान को ड्रैगन में बदलने या मेजबान के शरीर के किसी भी हिस्से को ड्रैगन में बदलने की अनुमति देता है। जब मेजबान के शरीर का 50% से ज्यादा हिस्सा ड्रैगन में तब्दील हो जाता है तो मेजबान के सभी आंकड़े मैना को छोड़कर दोगुने हो जाते हैं। जब मेजबान पूरी तरह से ड्रैगन में तब्दील हो जाता है तो मेजबान के सभी आंकड़े मैना को छोड़कर तुरंत दोगुने हो जाते हैं।
2. जब मेज़बान के शरीर का 50% हिस्सा ड्रैगन में तब्दील हो जाता है तो मेज़बान की मन पुनर्प्राप्ति गति 60% बढ़ जाएगी। 3. यदि मेज़बान ड्रैगन में तब्दील हो जाता है या तूफान के दौरान मेज़बान के शरीर का 50% से अधिक हिस्सा ड्रैगन में तब्दील हो जाता है तो मेज़बान की चपलता में अस्थायी रूप से 500 जोड़ चपलता जुड़ जाएगी। जब से आदित्य इस दुनिया में आया, सिस्टम प्राप्त किया और अपने क्रिम्सन ड्रैगन वंश को जागृत किया, उसने कभी इस कौशल का उपयोग नहीं किया। दिव्य क्रिम्सन स्टॉर्म ड्रैगन बनने के बाद भी उसने कभी इस कौशल का उपयोग नहीं किया। अब तक आदित्य को कभी ऐसा दुश्मन नहीं मिला जो उसे इस कौशल का उपयोग करने के लिए मजबूर कर सके। ड्रैगन रूपांतरण। आदित्य ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। अपनी आंखें ड्रैगन की आंखों में बदली हुई देखकर इवान को न जाने क्यों एक सिहरन सी महसूस हुई। टॉमी और लूसी भी गहरे सदमे में थे। उनके सामने खड़ा आदित्य बदल चुका था। हालांकि उसे जहर दिया गया था, लेकिन मौजूदा आदित्य के इर्द गिर्द की आभा बहुत भयावह हो गई थी। आदित्य के पूरे शरीर पर लाल ड्रैगन के स्केल तेजी से बढ़ने लगे। पहले उसके ड्रैगन स्केल सिर्फ उसकी छाती, कंधे, हाथ, गला और गर्दन को ढकते थे, लेकिन अब उसके शरीर का हर हिस्सा लाल ड्रैगन स्केल से ढका हुआ था। आदित्य के दोनों हाथ और पैर ड्रैगन के पंजे में बदल गए। उसकी पीठ पर लाल पंख और भी बड़े हो गए। आदित्य की जांघें आकार में बढ़ गईं। उसने जो पैंट पहनी थी उसे फाड़ दिया, जिससे उसकी दोनों जांघें दिखाई देने लगी जो ड्रैगन स्केल से ढकी हुई थीं। आदित्य के सिर के दोनों तरफ 2 लाल सींग हो गए। आदित्य की लंबाई बढ़ गई। वह 2 मीटर लंबा था, लेकिन अब उसकी लंबाई 3 मीटर हो गई है। डिंग, होस्ट ने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया है। चूंकि आपके शरीर का 50% से ज़्यादा हिस्सा ड्रैगन में बदल गया है, इसलिए मैना को छोड़कर आपके सभी आंकड़े दोगुने हो जाएंगे। डिंग, आपकी मैना रिकवरी गति 50% बढ़ गई है। डिंग, आपने अतिरिक्त 500 जोड़ चपलता प्राप्त की है जो आपके आंकड़ों में जोड़ दी गई है। इस समय आदित्य को लगा कि उसकी ताकत, स्वास्थ्य और सहनशक्ति वापस अपने मूल स्तर पर आ गई है, जबकि उसकी चपलता और भी तेज हो गई थी। अब आदित्य की बुनियादी चपलता 1300 जोड़ के निशान को तोड़ चुकी थी। अपने कौशल और अपनी कक्षा से मिलने वाले सभी बढ़ावा के साथ उसकी वर्तमान चपलता 3250 जोड़ तक पहुंच गई थी, जो कि एक शीर्ष 5वें क्रम के साधक के लिए भी बहुत अधिक थी। गर्जन। अपने शरीर के आधे से ज्यादा हिस्से को ड्रैगन में बदलने के बाद आदित्य खुद को जोर से दहाड़ने से नहीं रोक पाया। दहाड़ इतनी तेज थी कि इवान को कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। दहाड़ को 2 मिड 6 ऑर्डर जानवरों ने सुना जो वर्तमान में फॉरबिडन ट्रेजर लैंड में लड़ रहे थे। पूरी स्थिति बदल गई है। अब आदित्य को देखकर ब्लैक टूम के लीग के सदस्यों को पहले से ज्यादा डर लगा। जब टॉमी, लूसी और इवान फॉरबिडन ट्रेजर लैंड से बाहर आए थे तो शुरू में उन्होंने आदित्य को साथ ले जाने की योजना बनाई थी। जितना वे इसे स्वीकार करने से नफरत करते थे, आदित्य एक रहस्य बॉक्स था जिसे वे नहीं पढ़ सकते थे। वह आश्चर्य से भरा था। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि आदित्य जिम्मुट जैसे किसी व्यक्ति को मारने में सक्षम होगा जिसके पास एक शक्तिशाली कौशल है जो उसे 2 लोगों या वस्तुओं के बीच स्थानों को बदलने की अनुमति देता है। दुर्भाग्य से उनके कौशल की सीमा 100 मीटर तक सीमित थी। इस कौशल की वजह से जिम्मुट अतीत में उन सभी को हराने में सक्षम था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वे जानते थे कि जिम्मुट टेलीपोर्टेशन क्षमता का मुकाबला करने में सक्षम किसी व्यक्ति से लड़ना आसान नहीं होगा। यही कारण है कि 3 पीक 5वें क्रम के साधकों ने आदित्य को हराने के लिए टीम बनाई। पूरे इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। दरार, बूम। जैसे ही आदित्य आगे बढ़ा, उसके चारों ओर ध्वनि अवरोध एक तेज आवाज के साथ टूट गया। इवान, लूसी और टॉमी ने डर के मारे अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। जैसे ही आदित्य हवा में गायब हुआ, वे तीनों आदित्य को ढूंढने की कोशिश करने लगे, या तो उसकी आभा को महसूस करके या फिर इधर उधर देखकर उसे ढूंढने की कोशिश करने लगे। लेकिन उन्हें लगा कि आदित्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वह इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि उनकी नज़र में भी आदित्य एक चलता फिरता धुंधला सा लग रहा था। उनमें से किसी के लिए भी आदित्य की हरकतों को देखना असंभव था, क्योंकि वह इस समय इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था। आदित्य ने टॉमी पर एडमांटाइट डूमब्लेड को निशाना बनाने से पहले कुछ सेकंड के लिए लूसी, टॉमी और इवान के इर्द गिर्द चक्कर लगाया। यह हर डॉग पिछले कुछ समय से आदित्य को परेशान कर रहा है। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना चाहिए कि आदित्य को अभी भी इस आदमी को उसे जहर देने के लिए भुगतान करना था। इस बीच न तो इवान, न लूसी और न ही टॉमी में आगे बढ़ने की हिम्मत थी। उन्होंने दुश्मन का पता लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में असफल रहे। अरे, वह कहाँ है? टॉमी सबसे पहले अपना संयम खो बैठा। लूसी और इवान ने जवाब में कुछ नहीं कहा। टॉमी अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपने हाथों में बड़ी तलवार को कसकर पकड़ लिया और चिल्लाया, अगर तुम मर्द हो तो आओ और मुझसे आमने सामने लड़ो। कायरों की तरह छिपना बंद करो। स्वूश। टॉमी का पूरा शरीर अकड़ गया क्योंकि उसे अपनी गर्दन पर एक तेज ठंडी तलवार महसूस हुई। उसके माथे से पसीना बहने लगा। डर के मारे टॉमी के दोनों हाथ और पैर हल्के से कांपने लगे। तुम तो मर्दाना लड़ाई की बात करते हो, जबकि तुम तीनों ने मिलकर मुझ पर हमला किया था। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? आदित्य की ठंडी बर्फीली आवाज़ सुनकर टॉमी को इस समय बहुत डर लगा। वर्तमान आदित्य उस आदित्य से बहुत अलग था जिससे वे शुरुआत में मिले थे जब वे यहाँ आए थे।
वर्तमान आदित्य के बारे में सब कुछ ठंडापन से भरा था। उसकी उन लाल लाल आंखों में इस दुनिया में किसी के लिए कोई दया नहीं थी। आंख के बदले आंख। अगले सेकंड से पहले ही इवान और लूसी दोनों की आंखें चौड़ी हो गईं जब आदित्य की काली तलवार ने टॉमी के पूरे शरीर को 2 हिस्सों में काट दिया। उसका सिर और बाकी शरीर 2 हिस्सों में बढ़ गया। खुद टॉमी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह इस तरह मरने वाला है। एक खत्म हो गया, 2 और बाकी हैं। हालांकि आदित्य ने ये शब्द बहुत धीमी आवाज में कहे और टॉमी की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन ये शब्द सुनकर लूसी और इवान का खून जम गया। दोनों के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। स्वूश, एक बार फिर आदित्य गायब हो गया। आदित्य ने बहुत तेजी से आगे बढ़कर टॉमी के पास मौजूद स्टोरेज रिंग ले ली। ये पहले से ही एक बहुत बड़ी बर्बादी थी कि व्हाइट ड्रैगन किंग समुद्र के तल पर मर गया था। आदित्य को वह खजाने और दूसरी दुर्लभ चीजें नहीं मिल सकती जो उसकी स्टोरेज रिंग में हो सकती थीं। तुम दोनों से निपटने का समय आ गया है। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 227 निषिद्ध खजाना भूमि। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 227 निषिद्ध खजाना भूमि। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसी समय निषिद्ध भूमि के अंदर टाइटन गार्जियन और ग्रेट स्नैक सेज के बीच लड़ाई अभी गरमाई थी। दोनों मध्य छठे क्रम के साधक अपनी दुनिया में पूरी तरह से खो गए थे। मरने के लिए तैयार हो जाओ, ये कहते हुए महान ऋषि नाग ने अपना मुंह खोला और गार्जियन टाइटन पर गहरे बैंगनी रंग की ऊर्जा की एक विशाल किरण फेंकी। गार्जियन टाइटन ने हमले से बचने की कोशिश भी नहीं की। इसके बजाय टाइटन ने अपने पूरे शरीर को अपने मन से ढक लिया। हीरा शरीर। महान ऋषि सांप ने अपनी आंखें चौड़ी करके देखा कि संरक्षक टाइटन का पूरा शरीर हीरा बन गया है। यहाँ तक कि उसकी आंखें और बाल भी हीरे में बदल गए थे। जब ऊर्जा का गहरा बैंगनी विस्फोट टाइटन से टकराया तो हमले से टाइटन को कोई नुकसान नहीं हुआ। मुझे आश्चर्य नहीं है, हर टाइटन बहुत उच्च रक्षा के साथ पैदा होता है, जबकि उनकी गति और प्रतिक्रिया समय थोड़ा धीमा है, लेकिन उनकी रक्षा इस दुनिया से बाहर है। यही बात टाइटन्स को बहुत परेशान करती है। एक मध्य छठे क्रम के टाइटन की रक्षा इतनी अधिक हो सकती है कि एक शीर्ष 6 क्रम साधक भी टाइटन की रक्षा को तोड़ने में सक्षम नहीं हो सकता है। संरक्षक टाइटन पूरी गति से महान ऋषि सांप पर दौड़ने लगा। हर बार जब संरक्षक टाइटन एक कदम आगे बढ़ता तो टाइटन के नीचे की जमीन कांप उठती। बेहतरीन सुरक्षा के अलावा टाइटन इस पूरी दुनिया में सबसे भारी जादुई जानवरों में से एक थे। इसके अलावा हर बार जब टाइटन अपने साधना क्षेत्र को अगले क्रम में आगे बढ़ाता है तो उसके आकार के साथ साथ उसका वजन भी 2 गुना हो जाता है। हालांकि जो टाइटन छठे क्रम पर पहुंच चुके हैं वे अपनी इच्छा के अनुसार अपने वजन और शरीर के आकार को नियंत्रित कर सकते हैं। महान ऋषि नाग को देखकर एक साथ कई मंत्र पढ़े। महान ऋषि नाग के सिर के ऊपर कई रंगों के जादुई घेरे दिखाई दिए। प्रत्येक जादुई घेरा 30 मीटर से भी बड़ा था। संरक्षक टाइटन को समझ में नहीं आया कि यह मूर्ख बड़ा सांप क्या करने की कोशिश कर रहा था। पृथ्वी को चकनाचूर करने वाली मुट्ठी। दोनों गार्जियन टाइटन्स की मुट्ठियां हल्की नीली रोशनी से ढक गईं। साथ ही उसी समय काले रंग के एक को छोड़कर सभी जादुई घेरे अचानक गार्जियन टाइटन की दिशा में मुड़ गए और प्रकाश की 6 किरणें बाहर निकल गईं। इस तरह का हमला मुझे नहीं रोक पाएगा, ये कहते हुए टाइटन ने प्रकाश की किरणों पर मुक्का मारा। जैसे ही दोनों हमले आपस में टकराए एक बहुत बड़ा शॉकवेव पूरे फॉरबिडन ट्रेजर लैंड में फैल गया। अगले ही क्षण एक बड़ा विस्फोट हुआ। बूम! महान ऋषि नाग ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, ये देखकर कि टाइटन अभी भी उस पर हमला कर रहा था। अब टाइटन उससे केवल 10 मीटर से भी कम दूरी पर था। ये देखकर महान ऋषि नाग ने पीछे हटने की कोशिश की, क्योंकि उसे पूरी तरह से पता था कि टाइटन की ताकत कितनी भयानक थी। उच्च रक्षा के अलावा टाइटन्स को राक्षसी शारीरिक शक्ति के लिए भी जाना जाता था। तुम भाग नहीं पाओगे। टाइटन ने ग्रेट सेज स्नैक्स की पूंछ पकड़ ली और बड़े हो चुके सांप को अपनी ओर खींच लिया। अगले ही पल ग्रेट सेज स्नैक ने खुद को टाइटन की मजबूत बाहों में बंध पाया। चाहे उसने कितना भी संघर्ष किया हो, वह बाहर नहीं निकल सका। सिर्फ इसलिए कि तुम में ड्रैगन के खून का अंश है, तुम अजेय नहीं हो। आखिरकार तुम एक बड़े सांप के अलावा कुछ नहीं हो जो मुझे खाने के लिए यहाँ आया है। टाइटन ने और ज्यादा ताकत लगानी शुरू कर दी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। महान ऋषि सर्प ने जोर से दर्द भरी दहाड़ लगाई, क्योंकि उसे लगा कि उसका शरीर 2 टुकड़ों में फट गया है। अगले ही पल ठीक यही हुआ। महान ऋषि नाग की अविश्वास भरी निगाहों के सामने उसका शरीर 2 टुकड़ों में फट गया। बहुत सारा खून निकला। महान ऋषि नाग के शरीर का निचला हिस्सा कुछ बार इधर उधर हुआ और फिर रुक गया, जबकि महान ऋषि नाग जमीन पर गिर गया और धीरे धीरे उसकी भी जान चली गई। अब जब मैंने तुम्हारे साथ काम कर लिया है, अब अन्य घुसपैठियों को मारने का समय आ गया है।
टाइटन के संरक्षक ने अपना ध्यान उस स्थान की ओर लगाया जहां ब्लैक टूम के लीग का अंतिम सदस्य था, लेकिन ध्यान भटकाने के इस क्षण का उपयोग करते हुए किसी चीज ने टाइटन के दाहिने हाथ को काट लिया और उसे उसके शरीर से अलग कर दिया। ड्रिप। टाइटन के दाहिने कंधे से भारी मात्रा में खून बहने लगा। अपने दुश्मन के चेहरे पर यह चौंकाने वाली प्रतिक्रिया देखना हमेशा अच्छा लगता है। टाइटन गार्जियन ने गहरी हैरानी में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं क्योंकि उसने पाया कि ग्रेट सेज स्नेक का मृत शरीर जो पहले 2 हिस्सों में फटा हुआ था अब फीका पड़ने लगा था। यहाँ तक कि जमीन पर रंगा हुआ खून भी फीका पड़ने लगा। गार्जियन टाइटन को आखिरकार समझ आ गया कि इस स्नेक की शक्ति क्या थी। भ्रम अच्छा नहीं है, हाँ, सिर्फ एक साधारण भ्रम नहीं। अपने दिनों में मैंने टाइटन्स और ड्रैगन से निपटने के लिए विशेष रूप से इस भ्रम जादू को विकसित किया था। हालांकि टाइटन्स साधारण भ्रमों से प्रभावित नहीं होते, लेकिन मैंने जो भ्रम इस्तेमाल किया है वह एक विशेष भ्रम है। ग्रेट सेज स्नेक टाइटन गार्जियन के ऊपर तैर रहा था। लेकिन आपने कब? अभी विस्फोट हुआ है। मैं डींग नहीं मारना चाहता, लेकिन भ्रम मेरी विशेषता है। मैं अपने भ्रम कौशल के कारण ही इतने लंबे समय तक जीवित रहा हूँ। जबकि महान ऋषि सांप टाइटन संरक्षक को घेरने में कामयाब हो गया था, ब्लैक टूम लीग का अंतिम सदस्य उस मोती को पाने के बहुत करीब था जिसके लिए वे यहाँ आए थे। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। निषिद्ध खजाना भूमि एक ऐसी भूमि है जो खजानों से भरी हुई है। ये स्थान साधकों के लिए स्वर्ग है। अनगिनत वर्षों से अनगिनत साधकों ने सुनहरे दरवाजों को खोजने की कोशिश की है जो हमेशा बादलों की मोटी परत से ढके रहते हैं। सुनहरे दरवाजों का स्थान ढूंढना इतना कठिन है कि संगठन को लगभग 200 साल तक इंतजार करना पड़ा। उन 200 सालों में संगठन ने सुनहरे दरवाजों के स्थान पर कोई सुराग या संभावित सुराग खोजने की कोशिश करने के लिए विभिन्न प्राचीन स्थलों, मंदिरों और खंडहरों का दौरा किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अंत में संगठन सुनहरे दरवाजों का स्थान नहीं ढूंढ पाया। इसके बजाय उन्हें कुछ ऐसा मिला जो उन्हें यहां तक ले जा सकता था, जो कि ग्रेट सेज स्नेक को उसकी जेल से मुक्त कर रहा था। इसके अलावा भले ही संगठन सुनहरे दरवाजों को खोजने में कामयाब हो जाए, लेकिन उन्हें टाइटन गार्जियन को व्यस्त रखने के लिए किसी की जरूरत होगी। वास्तव में कोई नहीं जानता कि निषिद्ध खजाना भूमि कैसे अस्तित्व में आई। यहां तक कि ब्लैक टूम के लीग के सदस्य भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं खोज पाए। लेकिन वे ये जानते हैं कि यह स्थान लगभग अंतहीन मात्रा में खजानों से भरा हुआ है। जो कोई भी टाइटन गार्जियन को हराने में कामयाब होता है, वह इस स्थान पर सब कुछ प्राप्त कर लेगा। इस स्थान के खजाने विभिन्न गुफाओं और भूमिगत कक्षों में स्थित हैं। अगर आदित्य ने 7 समुद्रों का मुकुट नहीं निकाला होता तो मोती ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की होती। अगर मोती ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की होती तो मुझे मोती खोजने में बहुत समय लग जाता। मुझे लगता है कि मुझे ड्रैगन किंग को उसकी अनजाने में की गई मदद के लिए धन्यवाद देना चाहिए। साइमन के सामने, जो ब्लैक टूम लीग के मुख्य सदस्यों में से एक था, एक नारंगी रंग का मोती था जो बहुत चमक रहा था। जब आदित्य ने 7 समुद्रों का मुकुट निकाला और उसे पहना तो निषिद्ध खजाने की भूमि में छिपे मोती ने एक चमकदार रोशनी जारी करके प्रतिक्रिया व्यक्त की। लगभग ऐसा लगा जैसे मोती आदित्य को बुला रहा हो। चूंकि आदित्य ने निषिद्ध खजाने की भूमि में प्रवेश भी नहीं किया था, इसलिए उसने साइमन के लिए मोती का पता लगाना आसान बना दिया। चिंता मत करो, जल्द ही हमें अन्य मोती और मुकुट मिल जाएंगे। मोती एक गहरे भूमिगत आकर्षण में स्थित था। मोती अनगिनत मन पत्थरों और विभिन्न ग्रेड के आत्मा पत्थरों से घिरा हुआ था। साइमन ने सभी मैना स्टोन और स्पिरिट स्टोन को नज़रअंदाज किया और सिर्फ मोती उठाया और उसे अपनी स्टोरेज रिंग में रख दिया। आमतौर पर वह इतनी बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन यहाँ नहीं छोड़ता, लेकिन ये जानते हुए कि उसका समय खत्म हो चुका है और गोल्डन डोर जल्द ही बंद हो जाएंगे, साइमन को जल्दी करनी पड़ी। साथ ही वह ये भी बता सकता था कि ग्रेट सेज स्नेक और टाइटन गार्जियन के बीच की लड़ाई भी लगभग खत्म हो चुकी थी। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। उसी समय सुनहरे दरवाजों के बाहर अंडरस्को। जैसे ही आदित्य ने टॉमी को मारना समाप्त किया, उसे सिस्टम का नोटिफिकेशन मिला। डिंग, आपने एक शीर्ष 5वें क्रम के साधक को मार दिया है। आपके अनुभव अंत भविष्य में उपयोग के लिए सहेज लिए गए हैं। तुम दोनों का जीवन समाप्त करने का समय आ गया है। स्वूश। आदित्य एक बार फिर अपनी जगह से गायब हो गया। इस बार वह लूसी के पीछे दिखाई दिया, वह रहस्यमयी महिला जो द लीग ऑफ ब्लैक टूम की सदस्य है। इससे पहले कि लकी कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, उसने पाया कि उसके सीने से एक ड्रैगन का पंजा निकल रहा है और उसका धड़कता हुआ दिल भी उसमें समा गया है। खांसी। लूसी की पुतलियां सिकुड़कर सुई के आकार की हो गईं। उसका पूरा शरीर अपने दिल को देखकर कांपने लगा जो अभी भी धड़क रहा था। लेकिन हर सेकंड के साथ धड़कन कम होती गई और अंत में दिल ने धड़कना बंद कर दिया। अगर अगली बार ऐसा हो तो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करना। आदित्य ने लूसी की स्टोरेज रिंग ले ली। डिंग, आपने एक शीर्ष 5वें क्रम के साधक को मार दिया है। आपके अनुभव अंत भविष्य में उपयोग के लिए सहेज लिए गए हैं। अब हम बात कर सकते हैं। इवान ये शब्द सुनकर डर के मारे एक कदम पीछे हट गया। योजक चिन्ह। 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 वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 228 निषिद्ध खजाना भूमिका अंत। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 228 निषिद्ध खजाना भूमिका अंत। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अब हम बात कर सकते हैं। इवान ये शब्द सुनकर डरकर एक कदम पीछे हट गया, लेकिन आदित्य इवान के पीछे आ गया और उसकी गर्दन पकड़ ली जिससे वह हिल नहीं सका। यह मायरा को मारने के लिए है। आदित्य ने माना को अपनी दाहिनी मुट्ठी में इकट्ठा किया और इवान की छाती के ठीक ऊपर वाले क्षेत्र पर मुक्का मारा। आहा! इवान को जो कुछ भी मिला उससे उसने अपने मुंह से बहुत सारा खून खांसने से पहले एक दर्दनाक दहाड़ लगाई। इवान को इतना दर्द हुआ कि उसे आत्महत्या करने का मन हुआ। उसे लगा कि एक त्वरित मौत इस दर्द से 1000 गुना बेहतर होगी जो उसके दिमाग को तोड़ रही है। हालांकि आदित्य ऐसा होने नहीं देना चाहता था। आदित्य ने अपनी साधना से इवान के पूरे शरीर पर दबाव डाला जिससे वह अब हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। इवान अपने अंगों को हिला भी नहीं पा रहा था। उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। इस मौके का फायदा उठाते हुए आदित्य ने इवान की स्टोरेज रिंग भी छीन ली। वह जांच सकता था कि इवान की स्टोरेज रिंग में किस तरह की चीज़ है। और आदित्य बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ, बल्कि वह पहले से भी ज़्यादा हैरान था। जब आप निषिद्ध खजाने के दायरे में प्रवेश करते हैं तो आपको ये सभी स्पिरिट स्टोन मिल गए होंगे। बहुत बढ़िया। इन सभी स्पिरिट स्टोन के साथ मैं अब ड्रैगन पैलेस बनाने के एक कदम और करीब आ गया हूँ। इवान का दिमाग इतना दर्द में था कि वह आदित्य की कही बात को समझ नहीं पाया। इवान की गर्दन को अपने दाहिने हाथ से पकड़े हुए आदित्य ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक गुलाम कॉलर निकाला। यह कोई साधारण गुलाम कॉलर नहीं था। इस कॉलर को आदित्य ने खुद 3 स्टार रून से मंत्रमुग्ध किया था। अगर संभव होता तो मैं आपके साथियों को जीवित रखना पसंद करता। दुर्भाग्य से मेरे पास केवल 2 हाथ हैं। डरो मत मिस्टर इवान, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और न ही मैं तुमसे लीग ऑफ ब्लैक टूम के बारे में कुछ पूछूंगा। तुम मेरी जेल में रहोगे। मैं तुम्हें तब तक मरने नहीं दूंगा जब तक मैं तुम्हारे सिर से हर जानकारी हासिल नहीं कर लेता। आदित्य को स्कारलेट से पता था कि ब्लैक टूम लीग के हर सदस्य को संगठन का वास्तविक सदस्य बनने से पहले एक गैर प्रकटीकरण अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। हालांकि आदित्य को नहीं पता कि इवान ने ब्लैक टूम लीग के साथ किस तरह का अनुबंध किया है। आदित्य को भरोसा है कि जब तक वह 5 स्टार रनमास्टर बन सकता है, वह इवान की आत्मा को बांधने वाले अनुबंध को तोड़ सकता है और उसे संगठन के बारे में बोलने पर मजबूर कर सकता है। यदि अनुबंध 4 स्टार रनमास्टर द्वारा तैयार किया गया है तो आदित्य को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसे 4 स्टार रनमास्टर बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब से तुम मेरे कैदी और मेरी जानकारी के स्रोत होगे। इवान जैसे लोगों के लिए आदित्य के पास दया का एक टुकड़ा भी नहीं था। भले ही वह इवान से संगठन के बारे में कोई जानकारी प्राप्त न कर सके, फिर भी आदित्य उसे विभिन्न तरीकों से प्रताड़ित कर सकता है। आदित्य इस आदमी को अपना ड्रैगनियन भी बना सकता है, लेकिन आदित्य ऐसा करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं था। उसी समय सुनहरे दरवाजे बंद होने लगे। आदित्य ने देखा कि विशाल सुनहरे दरवाजे बंद हो रहे हैं। सुनहरे दरवाजे बंद होने से ठीक पहले एक व्यक्ति समय रहते निषिद्ध क्षेत्र से बाहर आने में कामयाब हो गया। आकृति का शरीर और चेहरा एक हुड और एक काले लबादे से ढका हुआ था। आदित्य ने जो बताया उसके अनुसार यह व्यक्ति ब्लैक टूम लीग का मुख्य सदस्य है और इस समूह का नेता भी है। क्लिक करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक क्लिक की आवाज़ के साथ सुनहरे दरवाजों के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए थे। अब जबकि सुनहरे दरवाजों की आखिरी बची हुई चाबी का इस्तेमाल हो चुका है, निषिद्ध खजाने की ज़मीन हमेशा के लिए चली गई थी। इस दुनिया में कोई भी इन सुनहरे दरवाजों को बिना चाबी के नहीं खोल सकता। ये सोचकर कि तुम वास्तव में 4 शिखर 5वें क्रम के साधकों को मारने में सफल हो गए और फिर भी ऊर्जा से भरपूर रहे, मुझे कहना होगा कि तुम एक असाधारण व्यक्ति हो आदित्य। आदित्य को समझ में नहीं आया कि उसे अपने शत्रु द्वारा की गई प्रशंसा पर खुश होना चाहिए या नहीं। मुझे लगता है कि तारीफ के लिए धन्यवाद। आदित्य ने चुपचाप अपने मन को नियंत्रित किया और इस आदमी पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। आज चाहे कुछ भी हो जाए, उसे इस आदमी को मारना ही होगा। आदित्य नहीं चाहता था कि लीग ऑफ ब्लैक टूम मोती हासिल करने में सफल हो जाए। आदित्य की ओर देखने से पहले उस आदमी ने आदित्य के सिर पर लगे मुकुट को देखा। ड्रैगन राजा 7 समुद्रों का मुकुट ब्लैक टूम लीग का है। जल्दी या बाद में हम इसे अपने हाथों में वापस ले लेंगे। आप और आपका संगठन प्रयास करने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं स्वर्ग की शपथ लेता हूं, मैं आप में से प्रत्येक को नष्ट कर दूंगा। हा, यह एक साहसिक बयान है ड्रैगन किंग। अभी के लिए हम आपको जीत का स्वाद चखने देंगे। आदमी के शब्दों के पीछे का अर्थ यह है कि संगठन आदित्य और इस्तारिन साम्राज्य के साथ खत्म नहीं हुआ था। ये हमारी छोटी सी मुलाकात का समापन है। मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा ड्रैगन किंग। जैसे ही वह आदमी जाने वाला था, लाल रंग की ज्वाला की एक विशाल लहर ने उसे चारों ओर से घेर लिया। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम जा सकते हो। साइमन के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। इस समय उसकी साधना शिखर 5वें क्रम पर आ गई है। भले ही वह आदित्य से मुकाबला करना चाहता हो, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि वह हार जाएगा।
शिखर 5वें क्रम के 4 साधकों की मौत ने साइमन को यह दिखा दिया है कि आदित्य कितना शक्तिशाली था। हा, ड्रैगन किंग, यह एक अच्छी कोशिश थी लेकिन दुर्भाग्य से आप मुझे कभी नहीं रोक सकते। साइमन ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल निकाला। आदित्य ने तुरंत इस टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल को पहचान लिया। ये वही क्रिस्टल है जिसका इस्तेमाल सिल्वी ने उन्हें टेलीपोर्ट करने के लिए किया था जब वह एशले द्वारा बुरी तरह घायल हो गया था। बहुत जल्दी नहीं, जैसे ही साइमन ने टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल को कुचला, आदित्य ने अपना एक कौशल सक्रिय कर दिया जिसे वह इस आदमी के लिए बचाकर रख रहा था। क्रिम्सन बिजली झपकी। साइमन को लगा कि समय धीमा हो गया है। उसने अपनी आंखें चौड़ी करके देखा कि आदित्य का पूरा शरीर लाल बिजली बन गया है। फिर लाल बिजली के साथ बोल्ट बन गए। लाल बिजली के वे सभी बोल्ट तेजी से साइमन की दिशा में बढ़ने लगे, जबकि इवान आसमान से गिरने लगा क्योंकि आदित्य अब उसकी गर्दन नहीं पकड़ रहा था। साइमन चौंक गया, उसका दिल डर से धड़क रहा था। पूरी स्थिति बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी। टेलीपोर्टेशन सर्कल पूरी तरह से सक्रिय होने से पहले साइमन के सामने लाल रंग की बिजली की 7 बोल्ट चमक रही थीं। साइमन का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह हमला उसे गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। इस समय साइमन प्रतिक्रिया भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी साधना चरम 5वें क्रम पर आ गई थी और कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे कोई चरम 5वें क्रम का साधक इतनी तेजी से किसी चीज़ को चकमा दे सके। यहाँ तक कि एक नौसिखिए 6ठे क्रम के साधक को भी इस तरह की किसी चीज़ से बचने में कठिनाई होगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बूम! साइमन का लबादा तुरंत ही फट गया क्योंकि वह हमले में उड़ गया था। अपने लबादे के नीचे साइमन ने पूरे शरीर का कवच पहना हुआ था। इतने शक्तिशाली हमले में पूरे शरीर का कवच भी टूट गया। 1000 मीटर से अधिक दूरी पर साइमन अंततः अपने शरीर को रोकने में कामयाब रहा, जबकि उसके मुंह से खून निकल रहा था। साइमन ने किसी तरह अपनी आंखें खोलीं और पाया कि आदित्य उसके पीछे आ रहा था। साइमन का दाहिना हाथ गायब था और उसके दाहिने कंधे से बहुत सारा खून बह रहा था। कमीने, ड्रैगन सम्राट, मैं इस अपमान को कभी नहीं भूलूंगा। बस रुको, ये कहते हुए साइमन ने दूसरा टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल निकाला और गुस्से से आदित्य को देखते हुए उसे कुचल दिया। आदित्य कुछ नहीं कर सका सिवाय साइमन को भागते हुए देखने के। किसने सोचा होगा कि उसके पास दूसरा स्टोरेज रिंग होगा। साइमन के बाएं हाथ पर स्टोरेज रिंग छिपी हुई थी और आदित्य उसे देख नहीं पाया क्योंकि उसका शरीर एक लबादे से ढका हुआ था। आदित्य ने साइमन के स्टोरेज पर निशाना साधा जो उसके दाहिने हाथ पर था। आदित्य ने एक जुआ खेला और असफल हो गया। लाल बिजली के एक बोल्ट के साथ आदित्य ने अपना पूरा दाहिना हाथ फाड़ दिया। साइमन का दाहिना हाथ आदित्य के हाथ में था। आदित्य ने जल्दी से जांच की कि क्या मोती इस भंडारण के अंदर है। सांस, मुझे उसके बाएं हाथ पर निशाना लगाना चाहिए था। आदित्य को तब अपने कैदी के बारे में याद आया। आदित्य जल्दी से नीचे उतरा और इवान को समुद्र में तैरते हुए पाया। आदित्य को यह देखकर राहत मिली कि इवान अभी भी जीवित है। भले ही आदित्य ने इवान के मन हृदय को नष्ट कर दिया हो, इवान के पास अभी भी एक शीर्ष 5वें क्रम के साधक का शरीर था जो एक सामान्य मनुष्य के शरीर से कई गुना अधिक शक्तिशाली था। मुझे लगता है कि मैं व्यर्थ ही चिंतित था। अब घर जाने और अन्य मामलों से निपटने का समय आ गया है। आदित्य को अपने शरीर से जहर भी निकालना पड़ा। योजक चिन्ह। इस दौरान निषिद्ध खजाने की भूमि के अंदर महान ऋषि सर्प, जिसने अभी अभी टाइटन पर पराजय का प्रहार किया था, को एहसास हुआ कि स्वर्णिम द्वार बंद हो रहे थे। नहीं, महान ऋषि सांप ने निषिद्ध भूमि से भागने के लिए जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश की। भले ही यह जगह खजाने से भरी हुई थी, लेकिन महान ऋषि सांप अनंत काल तक एक और कैदी के रूप में बंद नहीं रहना चाहता था। जैसे ही महान ऋषि नाग ने उड़ना शुरू किया, एक मजबूत भुजा ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया और सर्परूप को आगे बढ़ने से रोक दिया। हे, हम इस जगह पर एक साथ रह सकते हैं। आखिरकार मैं अब अकेला नहीं रहूंगा। महान ऋषि सांप की आंखें निराशा से भरी थीं क्योंकि उसने सुनहरे दरवाजे बंद होते देखे थे। योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 229 डॉक्टर पत्नी। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 229 डॉक्टर पत्नी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दादाजी, आदित्य कहाँ है? महान ऋषि सांप के दक्षिणी क्षेत्र से चले जाने के ठीक बाद सब कुछ धीरे धीरे शांत होने लगा। उसी समय जूलिया और अन्य लोग स्काईलाइन कैसल में वापस आ गए। जैसे ही जूलिया वापस लौटी, उसने देखा कि आदित्य वहां नहीं है। वह वॉटसन की ओर मुड़ी। अभी वॉटसन बहुत मुश्किल स्थिति में था। उसे कैसे पता चलेगा कि आदित्य कहाँ गया है? महाराज उसे बताए बिना ही चले गए कि वे कहाँ जा रहे हैं। वॉटसन जानता है कि अगर वह जूलिया को बताएगा कि आदित्य उसे कुछ बताए बिना ही चला गया है तो वह बहुत चिंतित हो जाएगी। मुझे लगता है कि महामहिम मध्य मैदानों में चले गए हैं। उन्हें जल्द ही लौट आना चाहिए।
अंदर ही अंदर वॉटसन को बस यही उम्मीद थी कि आदित्य जल्द से जल्द लौट आएगा। आदित्य वहां क्यों गया? जूलिया को समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य वहां क्यों गया है। फिलहाल जूलिया शांत हो गई क्योंकि उसे लगा कि आदित्य ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना सोचे समझे कोई काम करेगा। जूलिया और बाकी लोग आदित्य के लौटने का इंतजार करते रहे। समय बिजली की तरह बीत गया। उन्हें पता भी नहीं चला कि 6 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है और आदित्य के लौटने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। अब तक कीमिया की देवी का धैर्य जवाब दे चुका था। क्या आदित्य ने तुम्हें बताया कि वह कहाँ जा रहा था? जूलिया ने पूछा। वॉटसन ने असहाय मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। नहीं, बस अब मैं उसका इंतजार करना बंद कर चुकी हूँ। मैं किसी को भेजकर एलिसिया से आदित्य को ढूंढने के लिए कहूंगी। चूंकि उनके पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि आदित्य कहाँ गया है, जूलिया को लगा कि एलिसिया उसे ढूंढ सकती है क्योंकि उसके सभी 6 महाद्वीपों से व्यापारिक संबंध थे। मुझे ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यही हूँ। जूलिया की आंखें बिजली के बल्ब की तरह चमक उठीं। उसने अपना सिर घुमाया और खिड़की से बाहर देखा तो आदित्य हवा में खड़ा था और उसने एक बेहोश आदमी को गर्दन से पकड़ रखा था। आदित्य, क्या तुम्हें चोट लगी है? दूसरों ने शायद इस पर ध्यान नहीं दिया होगा लेकिन जूलिया ने देखा कि ड्रैगन किंग का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। नहीं, मैं ठीक हूँ, आदित्य ने थकी हुई मुस्कान के साथ उत्तर दिया। जब से जहर उसके शरीर में गया था, आदित्य लगातार बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था। अब 6 घंटे बाद जहर का असर और भी ज्यादा हो गया था। उसका शरीर अंदर से बाहर तक नष्ट हो रहा था। हालांकि उसने कहा कि वह ठीक है, जूलिया को लगा कि आदित्य के साथ कुछ गड़बड़ है। वह बस यह नहीं बता सकती थी। इस बीच आदित्य महल में घुस गया और इवान को वॉटसन को सौंप दिया। महाराज, वह कौन है? वॉटसन ने पाया कि इस आदमी की साधना अपंग हो गई है। वह ब्लैक टूम लीग के अंदरूनी सदस्यों में से एक है। आदित्य की बात सुनकर सभी के चेहरे बदल गए। वॉटसन ने भी इवान को कसकर पकड़ लिया क्योंकि उसे पता था कि यह आदमी उनका दुश्मन है और वह इवान के साथ और भी कठोर हो गया। मैंने उसका मन हृदय नष्ट कर दिया है। अभी वह संगठन के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता क्योंकि उसकी आत्मा एक अनुबंध से बंधी हुई है। लेकिन जल्द ही मैं अनुबंध को तोड़ने और उसे बोलने के लिए मजबूर करने का कोई तरीका खोज लूंगा। अभी के लिए कृपया उसे जेल के सबसे गहरे हिस्से में बंद कर दें। उसके शरीर को धातु की जंजीरों से बांध दे ताकि वह अपना शरीर हिला न सके। यहाँ आने से पहले आदित्य ने इवान को आदेश दिया था कि वह खुद को नुकसान न पहुंचाए या आत्महत्या न करे। चूंकि इवान उसका गुलाम बन चुका था, इसलिए उसके पास आदित्य के आदेश का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, अन्यथा उसे अपनी आत्मा के टूटने का दर्द महसूस होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 100 का दांव लगाएं और पूरे प्लेटफॉर्म पर 400 पाएं। 10% साप्ताहिक कैशबैक पाएं। 100 का दांव लगाएं और पूरे प्लेटफॉर्म पर 400 पाएं। 10% साप्ताहिक कैशबैक पाएं। YOLO247.co। वाटसन द्वारा इवान को ले जाने के बाद आदित्य ने आखिरकार अपना ध्यान जूलिया की ओर लगाया जो उसे गले लगाने के लिए बेताब थी, लेकिन वह दूसरों के सामने ऐसा करने में बहुत शर्मिंदा थी। आदित्य समझ नहीं पाया कि वह इतनी शर्मिंदा क्यों महसूस कर रही थी। जूलिया ने भूत के आक्रमण के बाद लाखों सैनिकों के सामने उसे गले भी लगाया। राजकुमारी, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। आदित्य ने जूलिया को गले लगा लिया। उसकी बाहें उसकी कोमल और पतली कमर के चारों ओर लिपटी हुई थीं, जबकि देवी ने अपने हाथ उसके कंधों पर रखे और अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लिया। ये देखकर बाकी लोग इतने समझदार हो गए कि वे वहां से चले गए और जोड़े को कुछ जगह दी। महाराज, हम बाद में आएंगे, कृपया अपना समय लें। आदित्य ने जूलिया को गले लगाते हुए सिर्फ अपना सिर हिलाया। सच कहूं तो आदित्य को गले लगना बहुत पसंद था। उसके शरीर की गर्माहट उसे बहुत सहज महसूस कराती थी। उसे गले लगाने से हमेशा उसकी मानसिक थकान कम हो जाती थी। बाकी लोगों के चले जाने के बाद न तो जूलिया और न ही आदित्य ने कुछ कहा। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाने और एक दूसरे की गर्माहट महसूस करने का आनंद लिया। थोड़ी देर बाद जूलिया ने अपना दाहिना हाथ उसके दाहिने कंधे पर रख दिया। जैसे ही उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, उसने पाया कि वह किसी गीली चीज को छू रही है। उसकी छाती से अपना सिर उठाते हुए कीमिया की देवी ने उसके दाहिने कंधे पर घाव देखकर घबराकर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। करीब से देखने पर घाव एक छेद जैसा लग रहा था, मानो किसी ने उसके दाहिने कंधे में छेद कर दिया हो। उसने देखा कि छेद के चारों ओर लाल ड्रैगन के तराजू पिघल गए थे। तुम्हें चोट कैसे लगी? उसके दाहिने कंधे पर घाव को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। जूलिया ने अपने जीवन में कभी भी ऐसा अजीब घाव नहीं देखा था। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके दाहिने कंधे पर लावा डाल दिया हो, सिवाय इसके कि आदित्य पर लावा का कोई असर नहीं होता क्योंकि वह अपने वंश का है। इसलिए जिस पदार्थ या हमले से ऐसा नुकसान होता है वह बहुत शक्तिशाली और खतरनाक होना चाहिए। पहले शांत हो जाओ, कोई गंभीर बात नहीं है। यही कारण है कि आदित्य ने उसे अपने घावों के बारे में नहीं बताया क्योंकि वह जानता था कि वह घबरा जाएगी। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं ऐसा कुछ देखने के बाद शांत हो सकती हूँ? आखिर हुआ क्या था? जूलिया की आंखें लाल हो गईं। जब मैं संगठन के आंतरिक समूह के सदस्यों से लड़ रहा था तो उनमें से एक ने एक छोटी सी चाल का उपयोग करके मेरे दाहिने कंधे पर एक विशेष प्रकार का जहर डाल दिया।
उसने जो कहा उसके अनुसार ये जहर पुरानी पीढ़ी के ड्रैगन कातिलों द्वारा विशेष रूप से ड्रैगन को मारने के लिए विकसित किया गया था। उसने कहा कि एक स्वर्गीय ड्रैगन भी इस जहर का सामना नहीं कर सकता था। मैं केवल अपने दिव्य ड्रैगन रक्तरेखा के कारण जीवित हूँ, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा जहर मेरे शरीर को अंदर से बाहर तक नष्ट कर देगा और मुझे मार देगा। क्या? आदित्य की बातें सुनकर जूलिया को लगा जैसे उसके आसपास की दुनिया ढह गई। मेरे साथ आओ, मैं इस जहर का मारक बनाने की कोशिश करूंगा। आदित्य ने खुद को जूलिया के हाथों घसीटने दिया। उसने उसे यह नहीं बताया कि उसके बेस स्टैट्स में 50% की कमी आई है। आदित्य को डर था कि समय के साथ ये और भी बढ़ जाएगा। जूलिया ने आदित्य को टेलीपोर्टेशन एरे की ओर खींचा। वॉटसन इवान को जेल में डालने के बाद आदित्य से मिलने जा रहा था। महाराज, क्या आप कहीं जा रहे हैं? हमारे महामहिम को ड्रैगन स्लेयर द्वारा बनाया गया जहर दिया गया है, और अब हर बीतते सेकंड के साथ वह धीरे धीरे मर रहे हैं। जूलिया ने आदित्य के साथ टेलीपोर्टेशन सर्कल तक जाने से पहले गुस्से में जवाब दिया। क्या? वॉटसन को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर बम गिरा दिया हो। एक पल के लिए तो उसे लगा कि लेडी जूलिया मजाक कर रही है, लेकिन उसके चेहरे पर दिख रही गंभीरता ने उसे यकीन दिला दिया कि वह सच कह रही है। महाराज, क्या ये सच है? आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने तुरंत अपना पहना हुआ चमड़े का कवच उतार दिया। उसी समय टेलीपोर्टेशन के 9 चक्र चमक उठे। आदित्य के दाहिने कंधे के चारों ओर और दाहिनी छाती के ऊपर नीली लताओं को देखकर वॉटसन लगभग बेहोश हो गया। वॉटसन, तुम दोनों साम्राज्यों पर नजर रखो। अगर कोई बदलाव होता है तो मुझे तुरंत सूचित करो। साथ ही सफ़ेद ड्रैगन सम्राट मारा गया है। मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊंगा। महाराज, वर्तमान में यह आपके स्वास्थ्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जूलिया को भी इस आदमी के सिर पर तमाचा मारने का मन हुआ क्योंकि वह मरते समय दोनों साम्राज्यों के बारे में चिंतित था। आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा चिंतित होना चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 100 का दांव लगाएं और पूरे प्लेटफॉर्म पर 400 पाएं। 10% साप्ताहिक कैशबैक पाएं। 100 का दांव लगाएं और पूरे प्लेटफॉर्म पर 400 पाएं। 10% साप्ताहिक कैशबैक पाएं। YOLO247.co। अगले ही पल जूलिया और आदित्य वापस स्टारिन साम्राज्य में पहुंच गए। वॉटसन उदास होकर आहें भरने लगा। आदित्य के साथ जो हुआ उसे सुनकर वह बहुत उदास हो गया। आदित्य और जूलिया के जाने के कुछ ही देर बाद एम्बर ने वॉटसन को ढूंढा और पूछा, महामहिम कहाँ हैं? मैं महल में उनकी आभा महसूस नहीं कर पा रही हूँ। महामहिम और लेडी जूलिया एज्योर सिटी में वापस आ गए हैं। चलो उन्हें कुछ समय अकेले रहने दें। वॉटसन ने झूठ बोलने का फैसला किया और आदित्य की हालत किसी को नहीं बताई। अगर यह बात लीक हो गई तो स्टारिन साम्राज्य में दहशत फैल सकती है और कुछ विदेशी ताकतें इस मौके का फायदा उठाकर स्टारिन साम्राज्य पर हमला कर सकती हैं। योजक चिन्ह दृश्य परिवर्तन _ स्टारिन साम्राज्य के शाही महल में लौटने के बाद जूलिया ने आदित्य को अपनी प्रयोगशाला में खरीदा, जो अब कुछ महीनों पहले पूरे महल के जीर्णोद्धार के बाद विस्तारित हो गई थी। प्रयोगशाला में आदित्य ने पैगी को कुछ औषधियां बनाते हुए पाया। महाराज, आपका फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह पैगी के चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, यहाँ तक कि जब वह सम्राट से मिली और उन्हें प्रणाम किया। बड़ी बहन, आदित्य के शरीर से जहर निकालने के लिए मुझे आपकी मदद की आवश्यकता होगी। पैगी ने ध्यान से देखा और आदित्य के दाहिने कंधे और दाहिनी छाती के ऊपर के क्षेत्र पर नीली लताएं पाईं। आदित्य, तुम लेट जाओ। आदित्य ने असहाय भाव से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसकी पत्नी डॉक्टर मोड में आ गई थी। इस मोड में चाहे उसे कुछ भी कहा जाए वह नहीं सुनेगी। आदित्य केवल वही कर सकता है जो वह उसे करने के लिए कहती है। जूलिया ने फिर कागज और कलम निकाला और कहा, आदित्य, बताओ कि तुम्हारे शरीर में कितना जहर गया। सिर्फ एक बूंद। जूलिया एक बार फिर हैरान थी। उसे नहीं पता था कि अगर आदित्य के शरीर में और जहर चला गया तो उसका क्या होगा। वैसे इतने समय तक तुम कहाँ थे? जहर का असर होने के तुरंत बाद तुम वापस क्यों नहीं आए? जूलिया थोड़ा गुस्से में थी। पत्नी, किसी तरह मैं एक महासागर के बीच में पहुंच गया जो किसी भी भूमि से बहुत दूर था। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण मुझे वेस्टर्निया महाद्वीप के द्वीपों में से एक को खोजने से पहले घंटों तक उड़ते रहना पड़ा। टेलीपोर्टेशन सरणी का उपयोग करके मैं घर लौटने में कामयाब रहा। आदित्य बहुत तेजी से घर लौट सकता था, लेकिन उसके मूल आंकड़े 50% कम होने के कारण वह बहुत धीमी गति से आगे बढ़ा। साथ ही आदित्य ने अपनी चपलता बढ़ाने के लिए अपने कौशल का उपयोग करने पर अपना मन बर्बाद नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि उसके रास्ते में उस पर हमला हो सकता है। सांस, ठीक है, लेट जाओ। मुझे देखना होगा कि यह किस तरह का जहर है, लेकिन अभी के लिए ये गोली ले लो। इस गोली से जहर फैलने की गति धीमी हो जाएगी और हमें ज़्यादा समय मिल जाएगा। आदित्य को लाल रंग की एक मोती के आकार की गोली दी गई जिसे उसने तुरंत खा लिया। गोली खाने के बाद आदित्य को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसे लगा कि उसका शरीर ठंडा हो गया है। उसके दाहिने कंधे में लगातार होने वाला दर्द भी कम हो गया। और इस तरह उसकी पत्नी ने बाकी दिन जहर का अध्ययन करना शुरू कर दिया। आदित्य को प्रयोगशाला से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, चाहे कुछ भी हो।
योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 24 घंटे लाइव कैसीनो एक क्लिक दूर है। 24 घंटे लाइव कैसीनो एक क्लिक दूर है। YOLO247.co। संपर्क टॉस साइट मैप। दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 230 जहर से होने वाले लाभ। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 230 जहर के साथ आने वाले फायदे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डॉक्टर, मुझे यहाँ कितनी देर तक इंतजार करना होगा? जब तक हम आपके जहर का इलाज नहीं बना लेते। डॉक्टर, मुझे और भी ज़रूरी काम करने हैं। जब आप मेरे लिए कोई इलाज ढूंढ लें तो मुझे फ़ोन करें। मैं वापस आऊँगा और खुशी खुशी इलाज ले लूँगा। ज़्यादा मत बोलो। सांस। कभी कभी ये दुनिया बहुत अन्यायपूर्ण होती है। ठीक है, कम से कम मुझे रॉयल कैसल में घूमने दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं कैसल नहीं छोड़ूंगा। आदित्य को प्रयोगशाला के अंदर बिस्तर पर लेटे हुए 12 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। इस पूरे समय जूलिया और उसकी नौकरानी पेड इस जहर का इलाज खोजने की कोशिश कर रही हैं। अब जबकि व्हाइट ड्रैगन किंग की मृत्यु हो चुकी है तो जल्द या बाद में ये खबर फैल जाएगी। आदित्य ऐसा होने से पहले ही कार्रवाई करना चाहता था। इसके अलावा उसके पास अन्य कार्य भी थे, जैसे कि दक्षिणी क्षेत्र में अपने नए क्षेत्र को विकसित करने की उनकी योजनाओं पर चर्चा करना, जो पहले स्काईलाइन किंगडम था। जूलिया ने कांच की बोतल नीचे रख दी जिसमें कुछ अजीब सा गहरे हरे रंग का तरल पदार्थ था और थकी हुई नज़र से आदित्य की ओर देखा। आदित्य, क्या तुम बिगड़ल बच्चे की तरह व्यवहार करना बंद कर सकते हो? मैं अभिनय नहीं कर रहा हूँ। मुझे वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण काम पूरे करने हैं। तुम हमेशा बिना आराम किए काम करते हो। इस अवसर का उपयोग थोड़ा आराम करने के लिए करो। अगर कोई आपातकालीन स्थिति होती है तो वॉटसन तुम्हें बता देगा। अभी के लिए यहीं रहो। सच तो यह है कि जूलिया आदित्य के शरीर पर नज़र रखना चाहती थी। अब तक नीली खालें उसकी छाती पर फैल चुकी थीं। आदित्य को खिलाई गई गोली के बावजूद भी जहर उसकी छाती पर फैल चुका था। सौभाग्य से एक बार जहर उसके दिल तक पहुंच गया तो जहर के फैलने की गति तेजी से बढ़ जाएगी। आदित्य पहले से ज्यादा पीला दिख रहा था। जूलिया आदित्य के बारे में वाकई चिंतित थी। ठीक है, आदित्य को महसूस हो रहा था कि उसका शरीर सचमुच कमजोर हो रहा है। उसे यकीन नहीं था कि इस समय वह अपने ड्रैगन रूपांतरण के साथ भी एक शीर्ष 5वें क्रम के साधक से लड़ सकता है। आदित्य को पहले से ही अपने दाहिने हाथ का एहसास नहीं हो रहा था और उसे हिलाने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी। इस पूरे समय जहर के कारण उसकी छाती अंदर से जल रही थी। चूंकि वह जूलिया को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने किसी भी तरह की असहजता या दर्द की प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। इस समय कीमिया की देवी वास्तव में निराश थी। जूलिया ने चाहे जितनी भी कोशिश की हो, वह जहर का कोई इलाज नहीं खोज पाए। हर बीतते घंटे के साथ वह धीरे धीरे अपना संयम खोने लगी और घबराने लगी, खास तौर पर यह देखकर कि नीली नसें उसके सीने तक पहुंच गई थीं। कुछ ही देर में जहर उसके दिल तक पहुंच जाएगा और जब ऐसा होगा तो जूलिया के पास बहुत कम समय होगा। लगातार 12 घंटे की कोशिश के बाद भी जूलिया कुछ नहीं कर पाए। देवी खुद अपने कीमिया कौशल पर भरोसा खोने लगी थी, जो उसके पूरे जीवन में पहली बार था। जूलिया के पूरे जीवन में यह पहली बार था जब वह एक ऐसे जहर से निपट रही थी जो विशेष रूप से ड्रैगन के लिए बनाया गया था। इसके अलावा यह जहर इतना शक्तिशाली था कि यह एक दिव्य ड्रैगन को भी प्रभावित कर सकता था। चूंकि आदित्य के पास दिव्य ग्रेट ड्रैगन रक्तरेखा थी, इसलिए उसे सभी प्रकार के जहर से प्रतिरक्षित होना चाहिए। हालांकि ये जहर कुछ सामान्य नहीं था। यह एक प्रकार का जहर था जो विशेष रूप से ड्रैगन के लिए बनाया गया था। अब तक जूलिया ने जहर को ठीक करने की क्षमता वाली जड़ी बूटियों के विभिन्न संयोजनों को बनाकर इलाज करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक कुछ भी काम नहीं आया है। इसके अलावा जब जहर आदित्य के शरीर में समा गया था तो उसके लिए जहर को हटाना असंभव था, अधिक विशेष रूप से उसकी नसों के साथ बात करना। जूलिया को यकीन था कि एक निश्चित समय के बाद आदित्य हिलडुल नहीं पाएगा, उसे लकवा मार जाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। योजक चिन्ह दृश्य परिवर्तन इथेरियल एम्पायर में अंडरस्को। इथेरियल साम्राज्य की राजधानी विटिफ्रॉस्ट शहर को सजाया गया था। राजधानी में हमेशा से ज्यादा भीड़ थी। लोग ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। सड़कें हमेशा से ज्यादा व्यस्त थीं। राजधानी में व्यापार करने वालों के पास हमेशा से ज्यादा ग्राहक थे। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि पूरा इथेरियल साम्राज्य क्राउन प्रिंस की शादी का जश्न मना रहा था, जो 3 दिन बाद होने वाली थी। नूह की शादी की घोषणा करते हुए सम्राट ने पूरे साम्राज्य में 5 दिन की सार्वजनिक छुट्टियों की घोषणा की। इन 5 दिनों में खाद्य और पेय पदार्थों पर करों में 50% की कमी की जाएगी। इस समय रॉनी और पूरा ऑस्बन शाही परिवार नोआ की शादी की तैयारियों में व्यस्त था। हालांकि इथेरियल साम्राज्य की राजकुमारी बहुत खुश नहीं दिख रही थी। आदित्य को गए हुए 3 दिन हो चुके हैं और अभी तक एलिसिया को आदित्य से कोई जवाब नहीं मिला है।
पहले तो एलिसिया को लगा कि आदित्य बस व्यस्त है, इसलिए उसने उसे परेशान नहीं किया। लेकिन दूसरे दिन जब उसे दक्षिणी क्षेत्र में दोनों ड्रैगन साम्राज्यों के बीच चल रही लड़ाई और दक्षिणी क्षेत्र में एक उच्च क्रम के उतरने की बड़ी और चौंकाने वाली खबर मिली, तो एलिसिया को आदित्य से संपर्क करना पड़ा। हालांकि अभी तक धन की देवी को आदित्य से कोई खबर नहीं मिली है। आखिरी खबर जो उसे मिली थी वह ये थी कि बड़े हो चुके सांप ने एक विशाल पोर्टल खोला था। उसके बाद सब कुछ सामान्य हो गया, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। आदित्य को जानते हुए एलिसिया को यकीन था कि उसे इस बारे में कुछ पता होगा, लेकिन वह इस पूरे समय उससे संपर्क नहीं कर सकी। मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रही हो एलिसिया। मुझे यकीन है कि आदित्य बस व्यस्त है। सिल्वी, एलिसिया की सबसे अच्छी दोस्त, ने देवी को शांत करने की कोशिश की। आप ईमानदारी से मुझसे यह विश्वास करने की उम्मीद करते हैं कि आदित्य इतना व्यस्त है कि वह मेरा एक पत्र पढ़ने के लिए भी पर्याप्त समय नहीं निकाल सकता है। मैं इस पर विश्वास करने से इनकार करता हूँ। उस बदमाश के व्यक्तित्व को जानते हुए वह कभी भी मेरे पत्र को अनदेखा नहीं करेगा। देवी के चेहरे पर कई तरह के भाव झलक रहे थे। आदित्य से मिलने से पहले एलिसिया कभी इस तरह के भाव नहीं दिखाती थी। दरअसल कुछ सालों तक सिल्वी को यह भी लगने लगा था कि इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त को शांत रहने से रोक सके। हालांकि जब उसने आदित्य को उससे मिलवाया तो सब कुछ बदल गया। बार बार सिल्वी को एलिसिया के कई ऐसे पहलू देखने को मिले जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। ड्रैगन किंग एलिसिया के कई तरह के भाव और पहलू सामने लाने में सक्षम था, बिना उसे एहसास हुए। इससे पहले मैंने अपनी निजी दासी को इस्तारिन साम्राज्य में भेजा था। उसे आदित्य का संदेश लेकर लौटना चाहिए। जैसे ही धन की देवी ने ये शब्द कहे और चाय का प्याला उठाकर एक घूंट लिया, किसी ने दरवाज़ा खोला और अंदर घुस आया, जिससे सिल्वी और एलिसिया के माथे पर बल पड़ गए। क्या आप कृपया अंदर आने से पहले दस्तक दे सकते हैं? सिल्वी को यह पसंद नहीं था जब लोग पहले दस्तक दिए बिना उसके कमरे में प्रवेश करते थे। वह गुस्सा हो जाती थी। व्हाइट लॉर्ड्स गिल्ड में यह बहुत व्यापक रूप से जाना जाता है कि गिल्ड लीडर को यह पसंद नहीं है जब लोग बिना दस्तक दिए उसके कमरे में प्रवेश करते हैं। यहाँ तक कि धन की देवी को भी पहले दस्तक दिए बिना उसके कमरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ प्रिय महोदय, लेकिन वर्तमान स्थिति बहुत गंभीर है। सांस। सिल्वी ने अपनी कनपटियां रगड़ते हुए आह भरी, जबकि एलिसिया ने निजी नौकरानी को देखा। क्या हुआ? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस्तारिन सम्राट को जहर दिया गया है जो धीरे धीरे उसे मार रहा है। लेडी जूलिया इलाज खोजने की कोशिश कर रही है। एलिसिया के हाथ से चाय का प्याला जमीन पर गिर गया और टुकड़ों में बिखर गया। टकराना। एलिसिया गहरे सदमे में अपनी नौकरानी को देखती रही। देवी इतनी सदमे में थी कि वह 1 मिनट तक न तो कुछ बोल पाए और न ही कोई प्रतिक्रिया दे पाए। सिल्वी की भी ऐसी ही प्रतिक्रिया थी। ये कैसे हुआ? सिल्वी ने आदित्य के साथ लड़ाई की थी और जानती थी कि इस आदमी की ताकत कितनी भयानक थी। आदित्य एक शुरुआती तीसरे क्रम के साधक होते हुए भी एक शीर्ष 5वें क्रम के साधक से लड़ने में सक्षम था। डार्क एल्फ को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने शक्तिशाली व्यक्ति को जहर दिया गया था। ये सच है। शाही महल में बहुत कम लोग ही इसके बारे में जानते हैं। ये खबर अभी भी लगभग सभी के लिए एक रहस्य है। लेडी जूलिया ने मुझे नहीं बताया कि यह कैसे हुआ, लेकिन वह चाहती थी कि आप जल्द से जल्द वहां जाएं। लेडी ऑस्बर्न ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना वह सिल्वी और नौकरानी को छोड़कर जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। सिल्वी भी अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ जाना चाहती थी, तभी नौकरानी ने उसे रोक दिया। लेडी जूलिया ने सिर्फ लेडी एलिसिया को आने के लिए कहा था। सिल्वी ने सिर हिलाया और फिर उदास होकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। क्या तुम आदित्य से मिले? नौकरानी ने सिर हिलाया। उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। उसका चेहरा पहले से ही बहुत पीला पड़ चुका है। उसके शरीर पर गहरे नीले रंग की रेखाएं फैलने लगी हैं। इस बीच एलिसिया ने व्हाइट लॉर्ड्स गिल्ड के टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल किया और रॉयल कैसल में टेलीपोर्ट हो गई। टेलीपोर्ट होने के बाद वह सीधे जूलिया की प्रयोगशाला में गई। किसी ने एलिसिया को रोकने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वे जानते थे कि एलिसिया अक्सर एलिसिया के साथ घूमती थी। क्लिक करें। प्रयोगशाला का दरवाज़ा खोलते ही धन की देवी ने आदित्य को बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। उसका शरीर का ऊपरी हिस्सा नंगा था। उसके बगल में जूलिया और एक और खूबसूरत महिला कुछ काम कर रही थीं। एलिसिया ने जूलिया और पैगी को अनदेखा किया और आदित्य के पास दौड़ी। क्या तुम ठीक हो? देवी को बात करने की कोशिश करते हुए घुटन महसूस हुई। उसे अपने आंसू रोकने में मुश्किल हो रही थी। क्या मैं तुम्हें ठीक लग रहा हूँ? लेकिन मेरी पत्नी इस ग्रह पर सबसे अच्छी कीमियागर है। मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। मुझे यकीन है कि वह इलाज कर देगी और मैं कुछ ही समय में ठीक हो जाऊंगा। आदित्य को यह नहीं पता था कि उसके मजाकिया शब्द जूलिया और एलिसिया पर कुछ गंभीर प्रभाव डाल रहे थे जो उसकी बातें सुन रहे थे। जूलिया जो अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगी थी, उन शब्दों को सुनने के बाद अपना आत्मविश्वास वापस पा गई। जबकि उसके शब्दों का पहला भाग मुख्य रूप से एलिसिया को दुखी करता था। उसे लगा कि आदित्य उसे अप्रत्यक्ष रूप से अस्वीकार कर रहा था, जिससे देवी दुखी हो गई। एलिसिया, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। जूलिया ने एलिसिया को आने के लिए कहा था ताकि वह एक मदद मांग सके। कुछ भी, जब तक कि वह मेरी शक्ति में हो।
एलिसिया आदित्य की हर संभव मदद करने के लिए तैयार थी। यदि आवश्यक हो तो वह अपनी सारी संपत्ति भी देने को तैयार थी। उसकी नज़र में संपत्ति फिर से बनाई जा सकती है, लेकिन अगर आदित्य मर जाता है तो उसे कभी भी पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। मैं चाहता हूं कि तुम प्रकृति की देवी को यहाँ बुलाओ। जूलिया की बातें सुनकर आदित्य अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। रिया को यहाँ लाने का मतलब होगा कि उसकी 3 पत्नियां यहाँ होंगी। मुझे लगता है जहर लेने से कुछ फायदे भी होते हैं। आदित्य को लगा कि तीनों महिलाओं के एक दूसरे से मिलने का ये सबसे सही मौका होगा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान कर सकते हैं। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।